बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं अर्मिला हसन। मैं हूं इमरान हसन। नाम तो सुना होगा। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, आपके दिन का आगाज अच्छे से हुआ है। नहीं हुआ तो कर लीजिए, देखें हमें, देखिए हमसे सबक लीजिए। अर्मिला होती तो जुमले नहीं, अर्मिला होती तो कहती हमसे इबरत हासिल कीजिए। इबरत नहीं, हमसे सबक लीजिए। देखिए हम भी तो अलग सब बातें हैं ना, मुस्कुराते बांटते हुए, ना चाहते हुए मुस्कुराते हुए, ये कितने बड़े हौसले की बात है। इससे एक सबक मिलता है अर्मिला हसन कि जिंदगी में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जब आपको ना हंसने का दिल करता है, ना हंसने का मार्जिन मिलता है, लेकिन फिर भी मुस्कुराइए और उससे गुजर जाइए। जैसे हम लग रहे होंगे कुछ लोगों को कि यार इधर हमारे बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, इधर एलपीजी इतनी महंगी हो गई है, इनकी हंसियां नहीं बंद हो रही। तो अंदरूनी खाना हमारे भी हालात यही हैं, लेकिन क्या करें, अब ऑन स्क्रीन तो आके ऐसा नहीं कर सकते। और वैसे भी परेशान होने से मसले हल होते तो हम सब के हल हो जाते ना, इसलिए परेशान मत होइए, अल्लाह का नाम लीजिए, अपने हिस्से की एफर्ट कीजिए, अल्लाह पे भरोसा कीजिए, इंशाल्लाह बेहतर होगा। इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। लेकिन जनाब आज हमारे शो में आज यूजुअल आपको पता है बड़ी वैरायटी होती है। सुबह सुबह हम कोशिश करते हैं कि अच्छी खबर अगर इनकेस हमारे पास है तो हम उससे स्टार्ट करें। तो आज की अच्छी खबर, कल भी अच्छी खबर थी लेकिन उसकी कुछ मजीद विजुअल्स हमारे सामने आए तो हमने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। सुपरस्टार माहिरा खान की शादी की आपको हमने कुछ तस्वीर कल दिखाई थी, कुछ एक वीडियो शॉर्ट क्लिप दिखाया था। आज एक प्रॉपर टीजर जारी किया गया है जिसमें उनका बेटा जो अजलान है और उनके भाई के साथ उनकी एंट्री को दिखाया गया है। ये उनके निकाह की एक वीडियो जो सोशल मीडिया पे माहिरा खान ने खुद शेयर की। और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो इमरान इस वीडियो के अंदर इंटरेस्टिंग या लोगों ने जिसको पसंद किया वो ये विजुअल था जिसमें माहिरा खान के साथ उनके जो साहबजादे हैं अजलान वो बैठे नजर आए। कुछ लोगों ने इसको अपनी ज़हनियत दिखाते हुए ट्रोल करने की भी कोशिश की, इनफैक्ट ट्रोल किया कि जी पहला बेटा है जो वालिदा के निकाह में शरीक है। एक तो ये कि निकाह करने पे कोई पाबंदी नहीं है, इस्लाम इसको अलाउ करता है, बिल्कुल एक शरई काम है। दूसरी बात यह है कि हर इंसान का ये ज़ाती फैसला है कि वो कब क्या करना चाहता है। हमें सिर्फ दूसरों की खुशियों में खुश होना चाहिए। हम क्यों अंपायर बन जाते हैं, क्यों जज बन जाते हैं। इट वॉज सच अ वंडरफुल सेरेमनी, बहुत ज़बरदस्त सादा पुरवकार तकरीब थी। और आई थिंक ये बुरबन है, ये बुरबन लग रहा है और बहुत अच्छे मनाजिर हमने देखे। देन माहिरा इटसेल्फ, चूँकि कल मैंने देखा उनको जो मुख्तलिफ इंडियन प्लेटफॉर्म्स है, फिल्म फेयर इनफैक्ट बड़ा फेमस प्लेटफॉर्म है, उन्होंने इनको विश किया हुआ था। सो हमें अच्छा लगा। और हम कोई भी ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू करें, हम तो यही कर सकते हैं ना, यहाँ पे बैठ कर उनको बेस्ट विशेष दें। अभी कुछ दिन पहले हमने शाहीन को दी थी, हम माहिरा को दे रहे हैं। अगर और भी कोई तैयारी कर रहा है तो पहले हमें बता दे ताकि हम तैयारी कर लें। ये दीज आर द ब्यूटीफुल विजुअल्स दैट वी आर शेयरिंग विद यू। इतनी खूबसूरत लग रही थी। इन्होंने फराज मलान का जोड़ा पहना था, मेकअप इनके कोई मेकअप आर्टिस्ट ने बाबर उन्होंने किया था। वेरी सिंपल, वेरी एलिगेंट। हाँ, बाबर जहीर है, उन्होंने शायद इनका मेकअप किया था एंड शी वाज लुकिंग सो प्रिटी, सिंपल, एलिगेंट। और जो फोटोशूट है इसमें आप देख सकते हैं बड़ा जबरदस्त क्रिएटिव किस्म का इनका फोटोशूट हुआ। और ये विजुअल्स देखकर वाकई सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने शायद ट्रोल किया लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनको बहुत बेस्ट विशेस दे रहे थे। और हमारी तरफ से भी माहिरा खान की आइंदा आने वाली ज़िंदगी के लिए बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं, अल्लाह ताला इनको खुश रखे। और इस तरह का जो विजुअल है बहुत कम देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, बहुत कम देखने को मिलता है। खर्चे इतने हैं, लोग शादियां कर ही नहीं सकते बेचारे। माहिरा तो ये विजुअल अफोर्ड कर सकती हैं, बहुत से लोग नहीं कर सकते। जो नहीं कर सकते उनके लिए खास तौर पे बेस्ट विशेस हमारी। खैर जनाब, दूसरी जानिब बात कर लेते हैं हम बड़ी खबर की। और बड़ी खबर में डायरेक्ट ही हम जरा क्रिकेट पे आपको ले जाते हैं, यहाँ से सीधा उड़ाते हुए, धूल उड़ाते हुए। इनफैक्ट कल पाकिस्तानी जो टीम थी वो फिर जीतने में मैच नाकाम रही। गेम न्यूजीलैंड की निस्बत बेहतर था, तजर्बात ज्यादा थे, लेकिन ये जो रन्स का सैलाब था ना, हम इसके अंदर गोता खा के हम बस बेहोश हो गए और फिर हमारी टीम जीत नहीं सकी इस मैच को। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ये मैच था हैदराबाद में। इट वाज द सेकंड वार्म अप। पाकिस्तान का 14 रन से हम हारे वाइल चेजिंग 352 हम बनाना था हमने। बहुत बुरा कल खेल नहीं हम कह सकते, टॉप ऑर्डर, लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान का मायूस कुन रहा। और इतने बड़े रन के बाद, इतना जल्दी 4 विकेट गिरने के बाद भी हमने अगर सिर्फ 14 रन से ये मैच हारे हैं तो हमें सेंसिटिविटी का अंदाजा लगाना चाहिए कि कितने ज्यादा रन हमें करने या चेस करने पड़ेंगे वर्ल्ड कप के अंदर जब मुकाबले शुरू होंगे। और फिर हमें साथ ये भी एनालिसिस करना चाहिए कि वेयर डज आवर बैटिंग स्टैंड्स और हम इस पे क्या काम करें। पाकिस्तान की पहली 4 विकेट सिर्फ 83 की मजबूरी पे गिरी एंड देन चाचा, द लेजेंड चाचा एंड बाबर आजम टीम को सहारा दिया। 83 रन और 90 रन की बिलतरतीब इनिंग खेली और फिर बाबर बाहर चले गए, नवाज अपने चाचा आउट हो गए और फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी लाई। बिल्कुल, मोहम्मद नवाज ने निस्फ सेंचुरी की, इसके अलावा कोई भी खिलाड़ी काबिल जिक्र रन्स ना बना सका। इसी पे बात करेंगे। दूसरी जानिब जी, कल स्टेडियम से कुछ विजुअल्स आ रहे थे जिसमें एक जो इंडियन यूट्यूबर थे उन्होंने कुछ विजुअल शेयर किए और उन्होंने वहाँ जो सफाई के हालात हैं उनका
जो कह रहे हैं ना चट्टा बट्टा खोल दिया। ये सीट्स हैं स्टेडियम की हैदराबाद की, जहाँ पे शायकीन ने बैठना था और जिनके लिए ये जो राजीव गांधी स्टेडियम है इसमें लोगों ने टिकटें ली थी और वो टिकटें लेकर उन्होंने साथ शेयर भी किया कि यहाँ पे बिठाया जाना था। बाकायदा तौर पे गंदगी जमी हुई है इन सीट्स के ऊपर एंड आई वंडर कि यहाँ पे बेचारे जो लोग टिकट लेने आए होंगे वो किस तरह से बैठे होंगे और उन्होंने इतनी भारी भरकम रकम देके टिकट खरीदी होगी। बिल्कुल पाकिस्तान के हवाले से भारत के जहन जैसे मनाजिर हैं ये गंदे ऐसा लग रहा है, नहीं होना चाहिए। सफाई बहुत जरूरी है और यहाँ पे वर्ल्ड कप होना है, ये दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला है और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का सबसे महंगा टूर्नामेंट है जिसके लिए पाकिस्तानी रुपीस के अंदर बिलियंस ऑफ रुपीस, कुछ 1.25 अरब रुपए की तो खाली जो प्राइज मनी है वो है और फिर इंतजामात का हाल आप देख लें। दैट्स व्हाई वी से इंडिया बहुत सारी चीजें नहीं कर सकता है, वो घुसने की कोशिश तो करता है। और आप ये जो मनाजिर हैं वेंकटेश ने शायद शेयर किए हैं और ये जो जमी हुई गंद है मुझे लगता है पता नहीं कितने सालों से नहीं साफ की, ये कुछ ताजा इंसान तैयारी कर लेता है कि अगर आपने इतने रौले डाल के अपने मुल्क के अंदर ये टूर्नामेंट रखवाया है तो एटलीस्ट अपने स्टेडियम्स को तो साफ करा ले। मतलब आपने इतनी सियासतें बीच में, जहन साफ नहीं कर सकते, स्टेडियम तो साफ कर सियासत की इतनी पॉलिटिक्स लाए, यहाँ नहीं होगा, सिक्योरिटी नहीं देंगे, ये मसला है, फलाना दिन मसला। अगर आपने इतने रौले के बाद अगर कराने ही था तो सीटें तो साफ करा लेते। मतलब हद हो गई, शाइनिंग फ्रॉम द अदर एंड, शाइनिंग फ्रॉम द। खैर हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर ऑफ क्रिकेट मिर्जा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं। क्योंकि हमें दवाई आज जल्दी चाहिए थी क्रिकेट के हवाले से तो हमने डॉक्टर साहब को जल्दी बुला लिया। हमने कहा जरा हम थोड़ा सा जल्दी उनसे आज की डोज ले लें क्योंकि ये डोज हमसे ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इंडियन क्रिकेट शायकीन के लिए जरूरी है। वेट फॉर मिर्जा इकबाल बेग साहब MIB के वो आए और क्रिकेट पे बात करें। सर गुड मॉर्निंग मिर्जा साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बखैर, आपको भी इमरान और अरमला आपको भी। ये बताएं अगर आप किसी रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रहे हैं किसी ट्रेन का तो कितनी ज़हनी अजियत से दो चार होते हैं? बहुत ज्यादा ज़हनी अजियत से दो चार होते हैं और डिपेंड करता है कि ट्रेन कैसी। अगर तो वो ट्रेन हमें किसी बहुत अच्छी मंजिल पे ले जाएगी तो फिर इंतजार वर्थ इट होगा, अगर नहीं तो फिर हम कहेंगे एक ही की तासी चली जा रही है ट्रेन। बस मिर्जा साहब जिंदगी ऐसी है, आपकी और हमारी जिंदगी ऐसी है तो हम समझौते के अलावा कुछ नहीं कर सकते और दुआ के अलावा। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए कि आपने कल का मैच देखा, क्या तज्जिया आपका कल के मैच पे? देखिए पाकिस्तान की जो मिडिल ऑर्डर एक तो बैटिंग है वो बड़ी पाकिस्तान के लिए लम्हे फिक्रिया है। बाबर आजम ने नो डाउट 90 रन स्कोर किए लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अपने नॉन रेगुलर बॉलर्स को आजमाया जिसमें मार्नो स्लबुशेन शामिल थे, उसके अलावा डेविड वार्नर शामिल थे जिसने 2 ओवर में 41 रन दिए और स्टीव स्मिथ भी कम गेंद करते। इन सबको उन्होंने ट्राई किया लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चाचा की जो आप जिक्र कर रहे थे मैं बड़ी देर से सुन रहा था, चाचा ने वाकई में जो इनिंग्स खेली है अब देखना ये इमरान के सलमान अली आगा को खिलाते हैं या सऊद शकील को, दोनों को आराम कराया, दोनों ने बैटिंग नहीं की कर और शादाब खान के साथ उसामा मीर ने बॉलिंग की। अब देखना ये कि 2 लेग स्पिनर्स के साथ मुझे जो इनका माइंडसेट लग रहा है, वरना ये उसामा मीर से इतनी बॉलिंग नहीं कराते। तो पाकिस्तान के लिए एक तो एक फिक्र की बात इमामुल हक की बैटिंग है, वो शुरू में आउट हो गए, चले प्रैक्टिस मैच था लेकिन फखर जमान ने 22 रन किए, टच में नजर आ रहे थे। अब नेदरलैंड से हमारा मैच है परसों, अब उस मैच में पाकिस्तान किस कॉम्बिनेशन को आजमाता है ये भी देखना होगा। बाबर देखें मिडिल ऑर्डर में कल बैटिंग करने के लिए आए जब मुश्किल सूरत हाल थी पाकिस्तान के लिए और उन्होंने इफ्तिखार के साथ अच्छी पार्टनरशिप की। मैं समझता हूँ वार्म अप मैचेस में, और दिलचस्प बात यह कल वार्म अप मैच में इन्होंने मोहम्मद हारिस को खिलाया जो ट्रैवलिंग रिजर्व में मौजूद थे। मैंने पता किया ICC के और दीगर जराये से तो पता ही चला कि ट्रैवलिंग रिजर्व जो है वो खेल सकता है जब वार्म अप मैच है, लेकिन जो मेन मैच है उसमें तो वो हिस्सा नहीं ले सकता। तो अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन ऑल द बेस्ट विशेस फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। क्योंकि आपने नासिर हुसैन का एक ट्वीट पढ़ा होगा, उन्होंने कहा नेदरलैंड की टीम पाकिस्तान को हराने की पूरी कैपेबिलिटी रखती है और नेदरलैंड की टीम में वैंडर मवी हैं जो साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट करते थे, अब वो नेदरलैंड चले गए। कई क्रिकेटर्स ऐसे हैं नेदरलैंड की टीम में जो साउथ अफ्रीका की डोमेस्टिक क्रिकेट या अंडर 19 खेल रहे थे, वो नेदरलैंड आ गए। तो इसका मतलब है कि टफ टाइम होगा पाकिस्तान के लिए, मैच आसान नहीं होगा। मैच आसान नहीं होगा। मिर्जा साहब ये जो वार्म अप मैचेस हैं ऑब्वियसली जब हम इसको सोशल मीडिया पे भी बात करते हैं या देखते भी हैं तो लोग इस पर क्रिटिसाइज करते हैं कि जो वार्म अप मैच है इसमें हमें इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए और हम बार बार इसके हवाले से 2 दिन से बात भी कर रहे हैं।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो रन्स के पहाड़ बने हैं और जिस तरह से हमने चेज किया है और जिस तरह से हमारी बॉलिंग लाइन रही है, बैटिंग रही है, आपको लगता है कि नीदरलैंड जिस तरह से एज यू सेड कि बड़ी कोई आसान टीम नहीं है, इट्स डिफिकल्ट टू प्ले विद देम, उनके सामने इसी तरह का ये जो हमारा एक टेम्पो है जिसको हम कह सकते हैं, जिसके थ्रू हम अभी वार्म अप मैचेस खेल रहे हैं, क्या ये हमारे लिए कुछ हेल्पफुल रहेगा या ये बहुत मुश्किल में हमें डालेगा? देखिए अरमला, जो पिच है, हम खुश किस्मत है कि 12-13 दिन हम हैदराबाद में ही रहेंगे। खानों का आपको मैंने कल बता दिया था, आपके मुंह में पानी आ रहा था। लेकिन अगर हम क्रिकेट की बात करें तो बैट्समैनों के मुंह में पानी आता है इस पिच को देखकर, क्योंकि ये पिच फ्लैट विकेट है हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की, और इस पर रन्स के अंबार लगेंगे। तो आपके मतलब अगर आप देखें तो हमारी टीम रिलाय करती है बाबर आजम और रिजवान पर। बॉलिंग हमारी बहुत वीक नजर आ रही है, जनरेटर प्रॉपर तरीके से चलाने में कामयाब नहीं हुए हसन अली, इब्तिदाई 2 मैचेस वो खेले। तो अब देखते हैं होता क्या है। लेकिन आप सही कह रही हैं अरमला, क्योंकि जो पिचेस हैं यहाँ की बैटिंग फ्रेंडली पिचेस है, इन पिचेस पर अब पाकिस्तान ने पहले मैच में 346 रन बनवा दिए, 347, कल पाकिस्तान ने 351 रन बना दिए। वो थ्रिल, वो जोश, वो जज्बा नजर नहीं आता वार्म अप मैच में। जो ओरिजिनल मैच वर्ल्ड कप का जब होगा तो उसका तो एटमॉस्फेयर ही डिफरेंस होगा, उसका एम्बियंस ही डिफरेंस होगा, और उसमें खिलाड़ियों की मोटिवेशन का लेवल भी डिफरेंट होगा। तो मैं देखता हूँ कि अच्छा ही मैच होगा। वार्म अप मैच में तो आपको याद है 1992 के वर्ल्ड कप में इमरान, हम 3 वार्म अप मैचेस हारे थे, और उसके बाद किस्मत की देवी ऐसी मेहरबान हुई कि हम वर्ल्ड कप जीत गए। बस इसमें तो कुछ कंपनियों ने इश्तहार भी बना दिए इसी के ऊपर कि 92 में भी यही हुआ था। खैर, आपने खानों का जिक्र किया तो कल शादाब से भी जब हर्षा भोगले ने पूछा अबाउट बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, तो उसने कहा जी वी हैव ट्राइड दैट, वी आर ईटिंग दैट बिरयानी, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग स्लो अ बिट। तो वो उन्होंने कहा जी हम इसीलिए थोड़े स्लो हो रहे हैं, और वो हमें असर नजर भी आ रहा है, जिसका हमने आपको याद है ना जिक्र किया था रोटी छोटी का और हांडियों का, तो वो असर नजर आ रहा है। अच्छा, एक तो ये जो कॉम्बिनेशन के हवाले से कल मैं बड़ा कंसर्न था कि अगर आपने वार्म अप मैचेस के अंदर ये वाले तजर्बात करने हैं तो आई मीन डोंट यू थिंक कि वार्म अप मैच के अंदर आपको एक फाइनल लाइनअप के साथ जाना चाहिए, और उसके अंदर आपको ये देखना चाहिए कि आपने फॉर्मेशन क्या रखनी है, आपने मैच के अंदर क्या एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, रादर देन ऐसे प्लेयर्स को खिलाएं जिन्होंने प्रैक्टिकली वर्ल्ड कप में खेलना ही नहीं है। तो इस तरीके से तो आपने एक प्लेयर का हक जिसका भी था वो मार दिया कि वो जब वर्ल्ड कप के अंदर खेलेगा तो उसको आपने वो तजर्बा नहीं लेने दिया। आप इस कॉम्बिनेशन के बारे में क्या कहेंगे? और बाबर कल खुद में हमें 6ठे नंबर पे आए। यू आर एब्सोल्युटली राइट इमरान, मैं तो खुद हैरान हो रहा था कि आप 11 हथवी उन खिलाड़ियों को चांस दें। इसका मतलब है सऊद शकील या सलमान अली आगा को चांस देंगे या नहीं देंगे, ये भी देखने वाली बात है। और उसके अलावा आपके सारे ही बॉलर मेन खेल लिए, हारिस सऊद ने तो 97 रन दिए, तो मुश्किल तो होगी पाकिस्तान के लिए। लेकिन आप स्पिन बॉलिंग के शोबे में आप देखें, आपके तीनों स्पिनर्स ने काफी 159 रन दिए, कल भी तीनों स्पिनर्स ने। तो इसका मतलब है कि आप रन ज्यादा दे रहे हैं। स्पिन बॉलिंग का शोबा इन फ्लैट विकेट्स पर मुश्किल डालेगा पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान के पास टॉप क्लास स्पिनर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने देखे कल एडम जंपा को नहीं खिलाया, उसको उन्होंने बचा के रखा है, जो पहला मैच है उनका उसके लिए। लेकिन पाकिस्तान को हतमी कॉम्बिनेशन खिलाना चाहिए, तो आप दोस्ती यारी में क्या कर सकते हैं इमरान? दोस्ती यारी की बात है। अच्छा, दूसरी जानिब थोड़ा सा ऑस्ट्रेलियन टीम के हवाले से भी कमेंट करें। टॉप 4 के अंदर इसको भी डिस्कस किया जा रहा है। क्या आपको इस टीम का कल का रिदम, चाहे वो डेविड वार्नर हो, चाहे वो ग्लेन मैक्सवेल हो, आपको क्या वो पैट कमिंस हो, आपको वो वाला रिदम टॉप टीम वाला नजर आया ऑस्ट्रेलिया के अंदर? क्योंकि रिसेंटली ये हारे भी हैं, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अंडर प्रेशर भी लगते हैं ऑस्ट्रेलियंस, ऐसा लगता है मुझे। ऑस्ट्रेलियंस काफी दिनों से भारत में है, वो अपने आप को वहां कर रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ को भी उन्होंने आजमाया। एक मैच में पैट कमिंस भी बैठ गए, तो हम लोग तो बेंच स्ट्रेंथ आजमाते नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी तगड़ी है इमरान, आप देखें मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस और एडम जंपा इस वक्त बेहतरीन बॉलर है, लेग स्पिनर। फिर उनके पास ग्लेन मैक्सवेल है जो बॉलिंग कर लेते हैं, डेविड वार्नर है, मार्नस लबोशेन है, उनकी टीम बहुत तगड़ी है। मैं समझता हूँ ट्रेविस हेड को नहीं खिलाया, ट्रेविस हेड बहुत मार लगाते हैं। उसके अलावा मिचेल मार्श है, जेफ मार्श के बेटे, जो साबिक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे, जिनकी जो 87 का जब वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीता था कैलकाटा में, तो जेफ मार्श उस टीम के मेंबर थे। तो ऑस्ट्रेलिया अपने कॉम्बिनेशन आजमाता रहा है, और वो बड़ी प्लानिंग से क्रिकेट खेलते हैं। हमारा कोच जब 30 सितंबर को पहुंचेगा इंग्लैंड से वापस, अब वो प्लानिंग कर तो रहा है, 6 दिन मिले प्लानिंग के, अब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। रिजल्ट की
क्योंकि आपके लिए दोनों मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट है, वर्सेस नेदरलैंड्स और वर्सेस श्रीलंका। खुदा न खास्ता आप ये दोनों मैच हारते हैं तो आपका मोराल बिल्कुल नीचे आ जाएगा, क्योंकि पहले ही आप 2 कंसेक्यूटिव वनडे हार कर आ रहे हैं वहां से एशिया कप से। तो अब देखते हैं कि कॉम्बिनेशन नियतों का दरअसल सारा कसूर है कि अगर आपकी नियतें सही होंगी तो डेफिनेटली, और कौम की दुआएं, कब तक ये कौम दुआ मांगती रहेगी, आखिर कुछ उन लोगों कौम को की तो दुआएं करना शिफ्ट हो गई चाहिए। हैं मेरे साहब, वो बिजली के बिलों पे चली गई हैं अब। कौम के और बड़े मसले कौम के और बड़े मैं मसले। सुन रहा था जी मैं सुन रहा था आप बिजली के बहुत सताए हुए लग रहे थे। हम सब बहुत सताए हुए मिर्जा साहब, बस अब ये क्या बिजली भी हमारे लिए उस ट्रेन की तरह है जिससे आप सताए हुए हैं मेरे साहब। हाँ, वो ट्रेन तो मिर्जा साहब उसकी तो मैं बाद में क्लास लूंगा जी। अच्छा मिर्जा साहब, दूसरी जानिब ये जो हम कल स्टेडियम के हवाले से बात कर रहे थे कि अभी स्टेडियम के जो विजुअल्स आए कल के, एक यूट्यूबर ने स्टेडियम में जो गंदगी है सीटों पे, कि इतनी भारी भरकम अमाउंट की टिकट्स लेके अगर शायकीन स्टेडियम में जा रहे हैं तो बैठने की जगह तक साफ नहीं है, तो ये कहाँ पे इन्होंने किस तरह से इंतजामात किए हैं? ये तो बड़ा ऑफ सा एक सीन लग रहा है मुझे। देखिए अरमला, हैदराबाद जो है VVS लक्ष्मण का शहर है, वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण। फिर हैदराबाद मोहम्मद सिराज का शहर है जिन्होंने तबाही मचाई थी अभी फाइनल में एशिया कप के। मोहम्मद अजहरुद्दीन का शहर है, और ये नया स्टेडियम इन्होंने काफी अर्सा पहले बनाया। पहले शिवलाल यादव का एक नाम से स्टेडियम था, लेकिन वो भी ऑफ स्पिनर हुआ करते थे भारत के, और मुझे अच्छी तरह से याद है तौसीफ अहमद ने उन्हें आउट किया था मार्च 87 में कॉट बिहाइंड, और पाकिस्तान 12-13 रन से वो टेस्ट मैच जीता था बेंगलोर में। तो इस स्टेडियम की सफाई गालिबन वो इस वक्त इतना इंटरेस्ट उन्होंने नहीं लिया कि मैचेस हो रहे हैं। अब मेरे ख्याल में गैप आएगा, मेरे ख्याल में अब गैप आएगा तो आ रही है आपको? अभी आ रही है जी, अभी आ रही है जी। अगर गैप आएगा ना तो वो सफाई करेंगे, लेकिन असल पाकिस्तान का इम्तिहान होगा अहमदाबाद का, जहां मैं कल देख रहा था जनरल इंक्लोजर का टिकट इमरान ब्लैक में पाकिस्तानी करेंसी में 4,92,000 रुपए का बिक रहा था। आप अंदाजा लगाए ब्लैक जनरल इंक्लोजर का जो, हाँ ब्लैक में, और भारतीय करेंसी में 2 लाख रुपए का टिकट था। अब तो 3.9 का हो गया रूपी, इंडियन रूपी पाकिस्तान के मुकाबले। आप अंदाजा लगाए कि किस तरीके से पाकिस्तान के लिए वहां पर एटमॉस्फेयर होगा। लेकिन दुआ करें कि मैच अच्छा हो, प्रेशर जो भी सस्टेन कर जाएगा, आसाब की जंग होगी, जो भी जीतेगा आसाब की जंग जीतेगा और मैच जीतेगा, और मैच जीत जाएगा। और ओवरऑल आप ये जो बयानात पाकिस्तान टीम के हवाले से आना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तानी टीम शायद, क्योंकि अब बहुत सारे एक्सपर्ट्स पाकिस्तान की मौजूदा कारकर्दगी के बाद पाकिस्तान को टॉप 4 में शामिल नहीं कर रहे, क्या आप भी पाकिस्तान को टॉप 4 में शामिल नहीं कर रहे? बिल्कुल, पाकिस्तान की करंट परफॉर्मेंस, करंट कॉम्बिनेशन को देखते हुए मैं भी नहीं शामिल कर रहा, क्योंकि 4 टीमें जो टॉप की मुझे नजर आ रही है उसमें इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 टीमें हैं। लेकिन पाकिस्तानी टीम कभी खुशी कभी गम देती है फिल्म की तरह, तो हो सकता है कि ये खुशी भी दे दे। तवक्को करें, अनप्रेडिक्टेबल टीम है, कुछ भी कर सकती है किसी भी दिन। लेकिन कल हारिस रऊफ तो बहुत एक्सपेंसिव रहे और उस पे फिर उनकी मुस्कुराहटें थम नहीं रही थी। इसी तरह वसीम जूनियर आपके फेवरेट, यू गेटिंग मी राइट, वो बड़े, उनको भी बड़े एक्सपेंसिव वो भी रहे। एंड पे जाके कोई एक विकेट उन्होंने निकाल ली, लेकिन बॉलर उनको बहुत कंफर्टेबली, बैटर्स को बहुत कंफर्टेबली खेल रहे थे। हसन अली थोड़े इकोनॉमिकल जरूर रहे, लेकिन वो भी कामयाब नहीं रहे, उन्हें कामयाब नहीं कह सकते। तो आपकी क्या इस पे क्या राय है हमारी पेस बैटरी को लेकर, पेस अटैक को लेकर, जो हमारी टीम की जान है ऑब्वियसली? वसीम जूनियर के बारे में कल एक क्रिकेटर ने तबसरा किया कि वो भारत गए हुए मथन चक्रवर्ती लगते हैं, क्योंकि चेन वेन वो अपने गले में पहनते हैं। तो लोग उन्हें अब्दुल रज़ाक से मिला रहे थे कि अब्दुल रज़ाक हो, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जो है यकीनन उसमें डाउनफॉल है। और हसन अली की परफॉर्मेंस में भी, हसन अली को देखें दोनों मैचेस खिलाए गए, इसका मतलब माइंडसेट यही है कि हसन अली को नेदरलैंड के खिलाफ मैच खिलाया जाएगा, नई गेंद उनसे कराई जाएगी शाहीन शाह अफरीदी के साथ। अब इमाद वसीम तो है नहीं, तो इसका मतलब यही हुआ कि इनकी परफॉर्मेंस, हसन अली हुआ, मोहम्मद वसीम जूनियर हुआ, जब ओरिजिनल मैच आएगा वर्ल्ड कप का असल, तो उसमें मोटिवेशन का लेवल ही और होगा, और उसमें टीमों का जो वो होगा ना परफॉर्मेंस का लेवल, वो बड़ा और बड़ी अच्छी बात आपने की कि जो टीम प्रेशर सस्टेन करेगी वो टीम ही बेहतर परफॉर्म करेगी। नो डाउट। साहब थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, और अल्लाह सुबह आज आपने अपना तजज़िया हमारे सामने रखा हमारी बड़ी खबर के अंदर। वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिकेट विद द डॉक्टर ऑफ क्रिकेट मिर्जा इकबाल बेग साहब। इससे पहले कि हम साइन आउट करें फॉर अ ब्रेक, पाकिस्तान के स्टार बॉलर नसीम शाह के हवाले से आपको बताएं कि उनके कंधे की सर्जरी मुकम्मल हो गई है। ज़रा ये कहते हैं कि इंग्लैंड में नसीम शाह के कंधे की सर्जरी की गई है, और सर्जरी के बाद नसीम शाह
का 4 से 6 हफ्ते आराम करेंगे और रिहैब मुकम्मल करने के बाद बॉलिंग शुरू कर पाएंगे। यहाँ पे ये भी याद रखना ज़रूरी है कि गुज़िश्ता माह एशिया कप में भारत के खिलाफ कंधे की तकलीफ का शिकार हुए थे और उनको सर्जरी तजवीज़ की गई थी, एंड दैट्स व्हाई कुडंट प्ले द वर्ल्ड कप। बिल्कुल, हम उनको स्पीडी रिकवरी के लिए दुआएं देते हैं। नसीम शाह जल्दी से ठीक हो जाए, उनकी कमी जो है टीम में शिद्दत से महसूस की जा रही है, लेकिन गेट वेल सून नसीम शाह। इसी नोट पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बैक टू स्पेशल प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए कुछ निगरान वज़ीर आज़म की सरबराही में नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास की बात कर लेते हैं, जिसमें बड़े फैसले हुए हैं, बड़े अहम फैसले हुए हैं। इसके मुताबिक आइन और कानून की अमलदारी को यकीनी बनाया जाएगा। किसी भी शख्स या ग्रोह को ताकत के ज़बरदस्ती इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क में किसी भी किस्म के मुसल्ला ग्रोह या तंजीम की हरगिज़ कोई जगह नहीं है। रियासत किसी को मजहब की मनपसंद तशरीह करके सियासी मकासद हासिल करने की इजाज़त नहीं देगी। प्रोपेगेंडा और जो गलत मालूमात है इसकी मुहिम जोई करने वालों को साइबर कवानीन का सामना करना पड़ेगा, उनके साथ निपटा जाएगा। रियासत की रिट कायम करने के लिए कमेटी सेट के किसी भी हद तक जाएंगे। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे, उन्होंने इज़हार ख्याल भी किया, अल्लामा इकबाल का एक शेर भी पढ़ा और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की कि जो चैलेंजेस हमें दरपेश हैं इनका मुकाबला करने के सिवा पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। एक पाकिस्तानी शहरी की भी जो जानो माल है, फलाह बहबूद है, किसी भी दूसरे मुल्क और जिसे कहना है दुनियावी मकाम से मुकद्दम है। आर्मी चीफ ने इस मौके पर एज ऑफ टोल्ड अल्लामा इकबाल का एक शेर पढ़ा, तो वो शेर भी कुछ उसका मतलब ऐसा था कि ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। कहने का मतलब ये है कि जो चैलेंजेस दरपेश हैं इससे अगर हम अभी नहीं निपटेंगे और प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ नहीं निपटेंगे तो शायद हमारा मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा। बिल्कुल, एपेक्स कमेटी के बाद निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम गैर मुल्कियों को निकालने के लिए 1 नवंबर की डेडलाइन है। अगर ना जो गैर कानूनी मुकीम हैं गैर मुल्की, उनको डिपोर्ट और जायदाद उनकी जब्त करेंगे। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां बगैर पासपोर्ट के भी लोग आते जाते हैं। साथ साथ उन्होंने मजीद कहा कि जनवरी से अब तक 24 खुदकुश हमले हुए, 14 अफगानियों ने किए। इस्लाम के नाम पर रियासत पर हमलावर होने वालों को सख्ती से कुचला जाएगा, जबकि अफगान शहरी हमलों में मुलव्विस हैं तो इसके सबूत भी मौजूद हैं। दूसरी जानिब जी, मुल्क में जो बेयकीनी की कैफियत है आपको पता है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों का ऐलान तो कर दिया है, मगर हल्का बंदियों के बाद ताहाल इलेक्शन की तारीख नहीं दी। मगर जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कराने का इंदिया दे दिया गया है, मगर हर सियासी जमात इलेक्शन को लेकर ताखीर का कह रही है। यहाँ तक कि JUI के जो सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान ने जनवरी में इलेक्शन के इनेकाद पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जनवरी में बालाई इलाकों में बर्फ पड़ी होगी, वहाँ के लोग मैदानी इलाकों में आ जाते हैं। इन दिनों में तो वहाँ के लोग जो कह ले अपने जो हल्के हैं वहाँ पर इलाकों में अपने लोग वहाँ पे होंगे ही नहीं जहाँ पे वो वोट कास्ट कर सकते हैं। यस, तो वो वोट कैसे देंगे? इसी हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट ये जो बर्फ पड़ी का आपने जिक्र किया, इससे पहले कि हम शौकत पराचा साहब पे तज्जिए के लिए जाएं, वो शेर है कि आजा के अभी जब्त का मौसम नहीं गुजरा, आज आके पहाड़ों पे अभी बर्फ जमी है। अब ये आजा और बर्फ जमी दोनों का एक ताल्लुक है, तो आप खुद डिटर्मिन कीजिए। हम ज़रा तज्जिया ले लें। हमारे साथ शौकत पराचा साहब सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। शौकत साहब, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। आपकी ऑडियो का थोड़ा सा शौकत भाई प्रॉब्लम है, शायद माइक अगर करीब कर लेंगे या देख लीजिएगा ताकि हम बेहतर तौर पर हम आपको सुन पाएँ। मीनवाइल हम ये भी बता दें कि इंतखाबात को लेकर जो मुख्तलिफ सियासी रहनुमा हैं वो अपनी स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं। कल पीपल्स पार्टी की तरफ से जो खुर्शीद शाह साहब हैं उन्होंने कहा मियाँ साहब आप आ तो जाएँ, इंतखाब चाहिए मिल जाएगा, हमारा वोट चाहिए हम भी सपोर्ट कर देंगे, आप आ तो जाएँ। पराचा साहब, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं प्लीज़ आप तज्जिए का आगाज़ कीजिए और इस सिचुएशन के ऊपर ओवरऑल आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं हमें ज़रा हमारे सामने रखिए। पराज साहब बहुत दूर से आ रही है, हाँ, लेकिन अगर आप हैंड्स फ्री उतार दें या माइक को करीब कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा ताकि आपकी आवाज़ बेहतर तौर पे सुनी। सवाल मुझे नहीं जी आ गई आवाज़। सवाल बिल्कुल सादा सवाल है, मौजूदा हालात पे आपका क्या तज्जिया है जी? कल बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास हुआ और नेक्टा को एक बार फिर ऐसा लगता है, क्योंकि राय ताहिर साहब भी इंफॉर्मेशन ये है कि मौजूद थे वहाँ पे जो नेक्टा को लीड करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर ने रेफर किया नेक्टा को कि वो इस सारे अमल की निगरानी करें। नेक्टा वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। हमें याद है जब वॉर ऑन टेरर हो रही थी और उसके जो कुछ नुकात थे बड़ा अच्छा उसने काम भी किया था। अब CTD को भी ट्रेन करने के लिए और उनको भी मजीद वसाइल देने की बात हुई है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास था ओवरऑल। आपकी क्या टेक है इस पे? शौकत साहब सुन पा रहे हैं?
जरा दोबारा कनेक्ट करें जी, इट्स ओके, सिंस वी आर लाइव, तो ये मसाइल आ रही है चलते आवाज रहते हैं, उनको? हो जाता जी शौकत साहब, आपको आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही बिल्कुल, है, बोलिए बोलिए प्लीज। शौकत भाई। देखिए, पहली बात तो जो इलेक्शन के हवाले से आप बात कर रहे हैं वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि सिर्फ बर्फ का ही मसला नहीं है। मसलन कल मैं शायद खाकान अब्बासी साहब का भी स्टेटमेंट सुन रहा था लंदन से। जी शायद खाकान अब्बासी साहब कह रहे थे कि जी इंतखाबात जो हैं वो मुल्क के मसाइल का हल नहीं जी। है। अब अगर मुल्क के मसाइल का इंतखाबात हल नहीं है तो फिर तो बड़ा मसला बन जाएगा यहाँ, क्योंकि हम तो यही समझते हैं कि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में इलेक्शन भी वो जरिया होते हैं जो स्टेबिलिटी लेके आते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब की बयान की आपने बात की, लेकिन हौसला अफजा बात की है कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब मामलात को किसी डायरेक्शन में लेकर चल रहा है। मसलन कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इजलास किया कि जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं उनको कैसे बुलाया जाए, और उन्होंने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी और फॉरेन मिनिस्ट्री को बाकायदा खत भी लिख दिया। दूसरा अहम स्टेप इलेक्शन कमीशन ने लिया कि सियासी जमातों के साथ अब जो ज़ाब्ता अखलाक है, कोड ऑफ इथिक्स है, उसको फाइनल करने के लिए सियासी जमातों के साथ भी वो एक इजलास करने जा रहे हैं। चूंकि आपने सबको सुना जब इलेक्शन कराने की बात हो रही थी, खास तौर पर PTI की तरफ से जो सारी उस वक्त की इत्तेहादी हुकूमत और आज की निगरान हुकूमत बार बार हमें ये बताती है कि जी इट्स इलेक्शन कमीशन दैट विल डिसाइड द डेट ऑफ इलेक्शन। तो लिहाजा एक हौसला अफजा बात है कि इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारियों में आगे बढ़ा हुआ है, वो तैयारियां कर रहा है। आर्टिकल 218 के तहत उन्होंने कंडक्ट भी करना है, ऑर्गेनाइज भी करना है इलेक्शन, हल्का बंदियां भी हो चुकी, इब्तदाई नोटिफिकेशन भी हो चुका। तो जो एक लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सक्यूजेज हैं दे आर श्रिंकिंग नाउ, वो खत्म हो रहे हैं और इंतखाबात का रास्ता जो है वो हमवार होता नजर आ रहा है। लेकिन शायद खाकान अब्बासी साहब ने जो बात की, खास तौर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के हवाले से, उसके बाद वो बड़ी मीनिंगफुल लगी। वो कहते हैं कि इंतखाबात वो हमारे मसाइल। अच्छा, लेकिन एक गुत्ती तो पुराचा साहब हमारे नज़दीक सुलझाएं। आपकी जो सियासी जमात के लीडरान हैं, आपकी ज़रा ज़्यादा मुलाकात क्लोज रहती है क्योंकि आप इस्लामाबाद में, हम थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। तो ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब एक जानिब नई पार्टी बनाने की भी बात कर रहे हैं, उसे ज़रूरी भी करार देते हैं, और साथ बाकी तीनों पार्टीज की री इमेजिनिंग पाकिस्तान कॉन्फ्रेंसेस के अंदर समहाउ ये भी कहते नजर आते हैं कि जी हमने बुरा किया, हमें ये नहीं करना चाहिए था, यानी कि उनकी नफी भी करते नजर आते हैं। फिर साथ साथ नवाज शरीफ साहब से मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब किस पैटर्न की सियासत कर रहे हैं, थोड़ा सा समझाइए हमें। रिट्रोस्पेक्शन तो होनी चाहिए। जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये कहें कि 16 महीनों में हम कुछ नहीं कर पाए या हमें और कुछ करना चाहिए था, वो तो पहले तो 16 दिन में बहुत कुछ हो सकता है, ये रिट्रोस्पेक्शन अच्छी बात है। यानी वो इसको उर्दू में अगर कह दें कि हर कोई अपने गिरबान में झांके कि हम हुकूमत में थे, हमने क्या किया, ये बड़ी अच्छी बात है। यहाँ तक तो बात एक हो गई। ये दूसरी बात अब बड़ी अहम है नई पार्टी के हवाले से। कल तो वो कह रहे कि नहीं बना रहा मैं, लेकिन सियासी जमात बनाना आईनी तौर पर भी परमिसिबल है, कानूनी तौर पर भी परमिसिबल है। लेकिन एक बात हसन साहब मैं जरूर कहना चाह रहा हूँ, इमरान हसन साहब, वो ये है क्या जो री इमेजिनिंग पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर लोग फिर रहे हैं, 3 प्राइमरी हमें नजर आए हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मुफ्ता इस्माइल साहब और मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब। आप इतने कैरिज्मेटिक हैं, इतने डायनामिक हैं इन टर्म्स ऑफ मैस अवेयरनेस में, उनकी दानिश पे बिल्कुल कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा। मैं उनकी फहम और फरासत पे या उनकी सोच पे, वतन के साथ मोहब्बत पे और जो हालात हैं उस पर सोच बख्तियार सोच करने पे मैं कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा। मैं अब अगर पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं, लेकिन ये सवाल तो फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से भी आ जाएगा। क्या उसकी लीडरशिप इतनी करिश्मेटिक है, इतनी डायनेमिक है, इतनी पॉलिटिकल क्या कहना चाहिए उसके साथ, उसका बैकग्राउंड है उस तरह का कि वो एज अ पार्टी रन कर सके और नेशनल लेवल? फिर ये सवाल तो IPP के हवाले से भी आएगा शौकत साहब।
आपको वो कितनी इतनी बड़ी पॉपुलर नजर आई है जो आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं? देखिए ना, जो कुछ अभी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में मोस्टली तो वो गए जो पीटीआई छोड़ के गए। बहुत यानी वो होता है कि हर कोई आ रहा है और हर कोई इस पार्टी में जो इंथ्यूजिज्म होता है वो तो हमें नहीं है। ये नुक्ता मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये था कि कुछ पार्टीज के लिए, उनके रहनुमाओं के लिए करिस्मेटिक होना जरूरी नहीं होता। वो पार्टियां एग्जिस्ट करती हैं पाकिस्तान में, जीत भी जाया करती हैं। पार्टियां बहुत सारी पार्टियां एग्जिस्ट करती हैं, जिनको बहुत सारी ऐसी पार्टियां भी हैं जिनको हम तांगा पार्टियां कहते हैं। बहुत सारी पार्टियां ऐसी भी हैं जिनको कभी दूसरे तीसरे इलेक्शन में एक सीट मिल जाती है। पार्टी का होना इज नॉट अ प्रॉब्लम, जो आपको मैं पहले भी बात कर गया। लेकिन जब आप आएंगे एक बहुत सारे मैस में और एक नई पार्टी बना के आएंगे तो यू हैव टू बी अ क्राउड पुलर। मैं उस पॉपुलर पॉलिटिक्स के फिनोमिनन में आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर 3-4 आदमी सियासी जमात बना भी लें तो क्या फर्क पड़ेगा उसका। नैरेटिव तो पार्टियों के हाथ में है। अभी क्राउड पुल करने की आपने बात की, नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से भी चंद दिन पहले हमने ये खबर भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी शेयर की थी। 125 मिल रही थी शायद जो लोग आ रहे थे वहाँ पे। तो पराजा साहब, ये जो नवाज शरीफ साहब की वापसी है, इस पे नून लीग ने जो मीनार पाकिस्तान के ऊपर एक कॉल दिया बड़ा भरपूर वेलकम करने के लिए, आपको लगता है कि क्राउड पुल होगा जिस तरह से मौजूदा हम सूरत हाल देख रहे हैं उसमें? नंबर 1, क्या वाकई मियां नवाज शरीफ आएंगे? अच्छा, इस पे भी डाउट है हमें। अगर वो अभी नहीं आते तो फिर कब आएंगे, सवाल ये बनता है। जी। दूसरी बात यह है कि क्या मियां नवाज शरीफ एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान तक जाएंगे? जो करंट पोजीशन है बिल्कुल लीगल पोजीशन बड़ी वाज़ेह है, और खुद वो भी कह रहे हैं, यानी नून लीग भी कह रही है, ख्वाजा आसिफ साहब बड़े लीडर हैं नून लीग के, वो भी कह रहे हैं कि हमारे जो अपने कानूनदान हैं, जो वकला हैं, वो इस पर डेलिब्रेशन कर रहे हैं। यानी इनके ख्याल में हम एक बेल इन कस्टडी ले लेंगे और उसके बाद मियां साहब जाकर सरेंडर कर देंगे और वो मीनार पाकिस्तान से होकर, अगर ऐसा ना हुआ, जैसे वज़ीर आज़म काकड़ साहब ने कहा कि हमने लॉ मिनिस्ट्री से ओपिनियन ली है, अगर बेल इन कस्टडी नहीं मिलती, जो कन्विक्ट होते हैं और साथ पीओ डिक्लेयर हों, उनको यूजुअली, ये आबिद जुबैरी साहब की मैं बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं कि बेल नहीं मिला करती। अच्छा। वट इफ के एयरपोर्ट पे लाहौर में वो उतरे और बेल नहीं मिले तो क्या वो मीनार पाकिस्तान जा सकते हैं? फिर ये वो बातें हैं जो नून लीग पार्टी मीटिंग में अपने वकला से, अपने कानूनदानों के साथ मसलसल डिस्कस कर। ठीक है। अच्छा भाई साहब, कल वाले इजलास के हवाले से मैं एक बार फिर आपकी तवज्जो वापस लाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि सियासत से कहीं ज़्यादा अहम वो फैसले हैं इस वक्त जो कि जिनके ऊपर बात हो रही है, और हमारी टॉप लीडरशिप, चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, फॉर द टाइम बिंग वो बात कर रही है। ये जो अफगानी है, इनके पाकिस्तान से जो जाने का मसला है, कल हमें पता ये चला कि 24 आउट ऑफ 24 जो रिसेंट अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, उनमें से 14 का ताल्लुक, 14 के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। पाकिस्तान ने कल बहुत अरसे के बाद बड़ा क्लियर स्टैंस दिया है कि जी हम मजीद नहीं बर्दाश्त कर सकते, और तस्करा आई बिलीव जो ये जो बॉर्डर के ऊपर होता है, जिसमें बगैर वीज़े के लोग इधर उधर आते जाते हैं कार्ड के ऊपर, इसको भी गैर एलानिया तौर पे कुछ साफ़ी कह रहे हैं कि ख़त्म कर दिया गया है। तो ये घेरा तंग हो रहा है। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं जी, और क्या ये हेल्प करेगा पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल को बेहतर करने में? इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि 2000 पिछले साल यानी 22 में, जब 21 में, अगस्त 21 में तालिबान ने टेक ओवर किया काबुल को, और उसके बाद तो नहीं था कि वहाँ सिविल वार हो रही है, जो कोई फॉरेन ट्रूप्स हैं, बट पिछले एक साल में टू माई एस्टॉनिशमेंट 7 लाख मजीद अफगान पाकिस्तान में आए। जी आए हैं, जी मजीद पाकिस्तान में आए हैं। कि वहाँ जो भी कहा जाता था कि वहाँ ब्लड शेड है, वहाँ ऑक्यूपेशन की फोर्सेज हैं, वहाँ पर सिविल वॉर है, अब तो कुछ नहीं है वहाँ पर, तो फिर आ रहे हैं। ये जो कल फैसला हुआ, ये इतना अहम फैसला, इतना ज़बरदस्त फैसला है कि हमारे सोशल फैब्रिक में जो एक फिशर्स हैं बड़े अरसे से, मैं तो कहता हूँ ये फैसला काश हम 1980s में ही कोई दानिशमंदी से फैसला करते, जैसा सेंट्रल रिपब्लिक या खास तौर पर ईरान ने किया था। सेंट्रल रिपब्लिक तो बाद में आज़ाद हुई और उसके उन्होंने अपना बॉर्डर मैनेज किया।
हमने पहला स्टेप ये नहीं है कि इनको गैर कानूनी जो यहाँ लोग मुकीम है उनको निकाल रहे हैं। पहला स्टेप ये है बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से 50 अरब से ज्यादा अपने पल्ले से पैसे लगाकर फेंसिंग की गई है ताकि क्रॉस बॉर्डर इलीगल मूवमेंट को बंद किया जाए। और ये नहीं है कि पाकिस्तान ने कोई आना जाना बंद किया है, बल्कि पहले 3 बॉर्डर हुआ करते थे। चमन वाला बॉर्डर था, उसके बाद ये तुरखम वाला बॉर्डर था और एक साइड पे बॉर्डर था। फिर 2-3 और खोले गए जैसे अंगूर अड्डा, गुलाम खान और खरलाची। ये नए बॉर्डर ये ट्रेड रूट हैं और आमदरफ्त के लिए बायोमेट्रिक के साथ हैं। इनका जो गैर कानूनी लोग हैं वो हर किस्म के, सारे नहीं, हम कल भी जो ब्रीफिंग दी गई सबका नहीं कहा गया कि खुदा न खास्ता सब मुजरिम हैं या सब गैर कानूनी धंधों में मसरूफ है, बल्कि इनके अंदर जो मिक्सअप हो जाते हैं दे आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम और फिर इन्हें अपने वक्त तो जाना है समाव। ठीक है। यू कंसीडर इट अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन और इसके साथ इम्प्लीमेंटेशन से रिजल्ट्स आएंगे अगर इम्प्लीमेंटेशन वैसे होती है जैसे ज़रूरत है इस मामले में। भाई साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड ऑल द बेस्ट। हैव अ वेरी गुड डे। बहुत शुक्रिया। शौकत पराचे साहब सीनियर सहाफ़ी मौजूदा हालात पे तज्जिया कर रहे थे। हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अब आपको बताते हैं पाकिस्तानी, उर्दू और पंजाबी फिल्मों में एक तवील अरसे तक अपनी आवाज़ का जादू जगाने वाले मारूफ प्लेबैक सिंगर मसूद राना साहब के हवाले से उनको अपने परिस्तारों से बिछड़े आज 28 बरस बीत गए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसिव प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद। बात कर लेते हैं सवाद मेंगोरा के अंदर एक जो कॉन्फ्लिक्टेड क्रिकेट मैच था उसके हवाले से। ताज़ा तरीन इतलात यह है कि यहाँ पे जो खवातीन क्रिकेट टीमों के माबैन पहला मैच था वो मेंगोरा क्रिकेट टीम ने कबल टीम को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 7 रन से उस मैच में हरा दिया और ये मैच बिलाखिर हो गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। कबल टीम ने जी टॉस जीता, पहले बॉलिंग का फैसला किया। मेंगोरा क्रिकेट टीम ने पहले खेलते हुए 10 ओवर्स में 129 रन बनाए, जिसमें जो उनकी प्लेयर मिनाहिल हैं उन्होंने 76 जबकि माविश ने 28 रन स्कोर किए। जवाब में कबल की टीम ने जारहाना अंदाज अपनाया, इसमें शैला ने 96 रन स्कोर किए लेकिन अपनी टीम को कामयाबी न दिला सकी। इस तरह जो मेंगोरा की टीम है उसने कबल को 7 रन से हराकर ये सनसनीखेज मुकाबला जीत लिया। इस मैच के आखिर में जो मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर है बाबूजई लुकमान खान, असिस्टेंट कमिश्नर कबल जुनेद खान भी थे, टाइकोंडो इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट आयशा एजाज थी वहाँ पे, सवाद प्रेस क्लब के सदर रफ़ीउल्लाह खान थे और दीगर जो मेहमानान थे उन्होंने सर्टिफिकेट्स और इनामात ट्रॉफीज़ वगैरह तकसीम की। और ये मैच जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट का शिकार था, एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद इसको मेंगोरा ने जीत लिया और ये मैच हो गया। ये इसके कुछ मनाजिर हैं जो आपको दिखा रहे हैं जिसमें आपको मुख्तलिफ खवातीन क्रिकेटर खेलती नज़र आती हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है जब हम इस तरह की एक्टिविटीज़ ऐसे इलाकों के अंदर देखते हैं जहाँ पे कुछ हद तक लोगों को मसाइल का सामना रहता है। बहरहाल द बेस्ट पार्ट है कि मैच हो गया। पहले कुछ कंट्रोवर्सी थी और सवात में पहली बार खवातीन का इस तरह का कोई मैच हुआ। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं जी प्रोग्राम में। अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट सफर शर्त, जिसमें वकार अहमद मलिक आज हमें बता रहे हैं कि इस सर्दियों में चोलिस्तान में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। देखते हैं क्या मिलेगा देखने को सेगमेंट सफर शर्त में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो सफ़र शर्त स्पेशल। सफ़र शर्त में आज हम बात करेंगे मुअज़्ज़म साहब से, मुअज़्ज़म नज़ीर, जो कि जिनका ताल्लुक टूरिज़म डिपार्टमेंट से है और वादी सून और साल्ट रेंज के हवाले से, उसकी तरक्की के हवाले से काफ़ी अहम किरदार इनका रहा है। उसके बाद इनको चोलिस्तान ट्रांसफ़र कर दिया गया और चोलिस्तान जो है और फिर उससे आगे थर जो है, पाकिस्तान के जितने डेजर्ट्स हैं, उनकी तारीख़ है, उनकी आर्कियोलॉजी है, मेरे लिए वो बड़ी, और स्पेशली उनका जो म्यूज़िक है, एवरीथिंग, जिस जैसे भी उन डेजर्ट्स को देखें तो सियाहत का बहुत बड़ा हब होना चाहिए। मुअज़्ज़म साहब से पूछते हैं कि एक तो ये कि सियाहत का हब होना चाहिए और ये सिलसिले में क्या कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। चोलिस्तान आपकी ट्रांसफ़र हो गई, नए चैलेंजेस, नई लैंडस्केप, नई बातें, नई ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो कैसा लग रहा है आपको चोलिस्तान में? और It's wonderful really to be transferred from a cool place to a hot place और मेरे लिए ये एक एडवेंचर है। मैं खुद एक ट्रैवलर हूँ। तो जो टास्क मुझे दिया गया था वो 2 साल पहले से मेरे ज़हन में आ रहा था कि पाकिस्तान में डेजर्ट टूरिज़म होना चाहिए। जब हम दुबई जाते हैं तो आप देखते हैं वो उनकी V8 जो हैं वो सहराओं को चीरती हुई निकल रही होती हैं और लोगों की वो चीखें भी निकल रही होती हैं और वो अम्यूज़मेंट वो जो वहाँ पे लेते हैं। तो मेरा दिल था कि हम डेजर्ट अपने को इस काबिल कर सकें कि उसकी प्रोडक्ट को इतना अच्छा कर सकें कि वहाँ पे सयाह आएँ, अपनी जीपें दौड़ाएँ या हम उनको लेके जाएँ टू डीप डेजर्ट
तो डेजर्ट सफारी तो इसका एक एलिमेंट है। असल में मुझे वहाँ चोलिस्तान के अंदर रोही में जाके पता चला है उनका कल्चर कितना रिच है। अब ये वो है जहाँ वो चोलिस्तान है जहाँ कभी 1200 साल पहले दरियाए हाकड़ा हाँ जी। अपनी पूरी जोश के साथ वहां से गुजर रहा था, पूरी तहजीब की और जारी अब कर वो रहा था। सहरा जो है वो अब ताबनाक अंदाज में वहां पे बैठा खड़ा है। तो मैं आपको बताऊं कि वहां पे अभी भी रूम्स हैं को तकरीबन 40 उन पुराने किलों के। अच्छा, इसका कल्चर जो है इसके गांव में जब मैं गया हूं तो मैंने देखा है कि जो हैंडीक्राफ्ट्स वहां के लोग बना रहे हैं, मेरे साथ एक फॉरेन ट्रैवलर थे, कनाडा से आए हुए थे, तो उन्होंने जब ये देखा तो वो ही वाज लाइक ए चाइल्ड कि यार ये मुझे कितने का मिलेगा, हाउ ब्यूटीफुल इज इट। फिर हम वहाँ के जो रातें हैं सहरा की वो बयान नहीं की जा सकती। म्यूजिक, अमेजिंग म्यूजिक। मैंने 5 मिनट में कॉल किया और वो भागते हुए आ गए। द वे दे वर प्लेइंग देयर इंस्ट्रूमेंट्स, फिर साथ में वो जो परफॉर्म कर रहे थे, मैं इतना सरप्राइज था कि शायरी की जो डेप्थ है और वो तो डेजर्ट में है ना, और फिर डेजर्ट की जो आवाज़ है, उसकी जो हुक है, उसके अंदर जो दर्द है, ये कमाल है। और इसमें जब आप गए तो कुछ चीज़ें तो बहुत वाज़ेह हैं कि जो जिस तरह आप कह रहे हैं कि ऐसे मुख्तलिफ फोर्ट्स हैं, कले हैं, लैंडमार्क्स होते हैं जो कि सियाहत के हवाले से बड़े ज़रूरी होते हैं। कई दफ़ा जो सियाहत का एक्सपर्ट है वो ये समझता है कि यार ये वाला जो सेक्टर है, ये वाली जो जगह है, ये तो अभी हमने आइडेंटिफाई नहीं की, ये भी सियाहत के दायरे कार में आती है और सिर्फ हम इसको ज़रा स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। ऐसी भी कई चीज़ें आपने देखी हैं। देखिए डेजर्ट टूरिज्म अभी तक अनटैप्ड था। कुछ एक्टिविटी वहाँ पे एक हो रही थी रैली की शक्ल में, जो जीप रैली हम करवाते हैं, उसने वहाँ पे एक रेवोल्यूशन लेके आया, वाकई ये सही बात है। लेकिन प्योरली डेजर्ट टूरिज्म जो तकरीबन 4 से 5 माह वहाँ पे हो सकता है, वो अभी इस्टेब्लिश नहीं किया गया था। ठीक है। तो हम प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके, हमारे जो महकमा सियाहत है TDCP, उसने अब वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत स्टेट ऑफ द आर्ट रिजॉर्ट बनाया है। आप सबको हम इनवाइट करते हैं वहाँ पे आके नाइट स्टे करें। इट्स अ वंडरफुल लिविंग विद ऑल द फैसिलिटीज, हॉट एंड कोल्ड। आपको शावर ये एग्जैक्टली किस जगह पे? ये दिरावड़ के बिल्कुल बिसाइड है जी। ठीक है। दिरावड़ किला जो है, और अब मैं आपको बता दूं कि दिरावड़ किले की जो तज़ीनो और आइश अब की जा रही है, अच्छा, उसको मैं देख के हैरान रह गया। ऐसे लगता है कि आप उसी पीरियड में आगे हुए हैं। वो इतना खूबसूरत नजर आता है। अब उसके साथ जो शाही मॉस्क है, उनका जो हैंडीक्राफ्ट और स्पेशली जो क्राफ्ट की जो भी शक्लें हैं, इस हवाले से कोई डिस्प्ले का, जिस तरह हुंजा है उसका जो थ्रेड नेट है, तुम्हें मालूम है कि मुख्तलिफ दुकानों पे बिक रहा होता है, इस तरह की कुछ चीज़ है? या थर का भी इवन मिट्टी में बहुत सारी जगहों पे ऐसा डिस्प्लेज हैं जहाँ पे दुकानों पे उनका वो क्राफ्ट बिकता है, यहाँ पे भी ऐसा है? अभी वहाँ पे तो जो आबादी भी बहुत कम है, अभी लोगों में वो शऊर नहीं आया होगा कि हमें ये, उन्होंने अपने घरों में अपनी 4-5 बजे थोड़ा छोटा। लेकिन भावलपुर शहर क्योंकि वहाँ पे विजिटर आते हैं तो वो चीज़ें वहाँ पे बिक रही होती हैं। तो अभी क्योंकि इस प्रोडक्ट को हम अनटैप करने जा रहे हैं, इसको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, तो बेसिकली हमने इसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है कि आपके पास एक्सेसिबिलिटी हो। जो कोई भी अच्छी टूरिज्म प्रोडक्ट के लिए एक्सेसिबिलिटी इसमें चाहिए होती है, अकोमोडेशन चाहिए होती है, अट्रैक्शन चाहिए होती है, और तीसरे नंबर पे वो एंटरटेनमेंट चाहिए होती है। तो ये 4 चीज़ें जब होती हैं किसी भी प्रोडक्ट में, तो एक्सेसिबिलिटी वहाँ की बिल्कुल ठीक है, रोड नेटवर्क बड़ा अच्छा है जी, अट्रैक्शन वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, और एक जो अकोमोडेशन है वो अब TDCP ने प्रोवाइड कर दी है। अब जस्ट ये रह गया है कि हम वहाँ पे सहरा के अंदर कोई गोपा बनाएं, कोई एक कैंप विलेज बनाएं, और वहाँ पे ये जैसे आप कह रहे थे कि हैंडीक्राफ्ट्स का स्टॉल हो, वहाँ पे फूड हो, जैसे डेजर्ट में लेके जाते हैं डीप इनटू द डेजर्ट, और कैमल सफारी और उनका कलर दिखाते हुए, उनका म्यूजिक दिखाते हुए। तो 1 नाइट और 2 डेज का हमें जनरल एक्सेसिबिलिटी की जहाँ तक आपने बात की है वो तो होगी, लेकिन जब डीप डेजर्ट के अंदर आपने जाना है तो इस सिलसिले में, लेकिन ये उस एडवेंचर के ज़ुमरे में आ जाएगा, यानी अब आपके पास 4x4 गाड़ी है वहाँ के लिए। ये जो कार्ड बाइक्स हैं वो हम मंगवा रहे हैं। अच्छा, गुड। हम 4 व्हीलर्स मंगवा रहे हैं, और इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इनिशिएटिव लिया है। जो भावलपुर की डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है वो बहुत तेज़ी से इस पे काम कर रही है। अब अच्छे होटल्स वहाँ पे आ गए, वहाँ का जो सर्किट हाउस है वो पहली दफ़ा आउटसोर्स होने लगा, इस तरह की कोई चीज़। तो पूरी एक भावलपुर और चोलिस्तान की, मेरे ख्याल में कि ये जो डेजर्ट टूरिज्म का इफ्तिताह हम करने जा रहे हैं, ये एक रेवोल्यूशन होगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। जिस तरह के मौज़ूम साहब बात कर रहे हैं कि डेजर्ट जो है वो पाकिस्तान की जो लैंडस्केप है उसमें बहुत ही अहम तरीन चीज़ है, और ये अहम उस हवाले से भी हो जाती है कि उस डेजर्ट के साथ क्या खूबसूरत म्यूज़िक की रवायत
शायरी की जो डेप्थ है, और जिस भी जाविये से उस डेजर्ट को देखें, मुख्तलिफ जो दरिया पहले बहते रहे, उन तहजीबों की आबियारी करते रहे, फिर वो खुश्क हुए, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि किसी आर्कियोलॉजिस्ट के लिए वहाँ पे बेतहाशा मुताला के इम्कान है, किसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए, किसी हिस्टोरियन के लिए, जिस भी एंगल से देखें तो पाकिस्तान में डेजर्ट जो है वो बहुत ही कमाल चीज़ है। लेकिन अभी भी टूरिज़म का वो जो फ़्लो है वो हमें नज़र नहीं आता, और सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा फ़्लो होना चाहिए इस साइड पे, स्पेशली जो थर है और चोलिस्तान, रोही, ये तमाम इलाकों की तरफ। देखते रहिए एक्सप्रेसो, सफ़र है शर्त। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। भाई हम आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं बहुत सारे एक्सप्रेसो हीरोज से भी और एक्सप्रेसो टैलेंट से भी। हमारे आज के जो इस सेगमेंट के मेहमान हैं वो एक्सप्रेसो टैलेंट के ज़ुमरे में आते हैं, गाने वाले हैं, नए सिंगर हैं, अच्छी आवाज़ है, टैलेंट है। हमने कहीं इनको देखा, हमने कहा भी इनको ज़रा मौका देते हैं और इनका तारुफ आपसे कराते हैं। हमारे साथ मिर्ज़ा एतजाज़ बेग मौजूद हैं, एज ऑफ सेट वोकलिस्ट हैं, और अभी हमने थोड़ा सा इनका जब ऑडियो टेस्ट किया तो बड़ा अच्छा गाते हैं। तो हमने कहा ज़रा एतजाज़ से थोड़ी गपशप भी लगाते हैं और देखते हैं कि ये कैसे महसूस कर सकते हैं हमारी एक्सप्रेसो ऑडियंस को। एतजाज़, वेलकम टू एक्सप्रेसो, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। इतने परेशान क्यों हैं आप? जल्दी उठा दिया हमने आज आपको? हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस आने में थोड़ी सी वो जल्दी इस चीज़ में थी कि सुबह उठा और लाहौर की ट्रैफिक ने तंग किया होगा ना आते आते पहुंचते Exactly. पहुंचते। ऐसा होता है ना? अच्छा, कैसा चल रहा है भाई? म्यूजिक कब से कर रहे हैं आप, हमें ये बताइए। Music में बल्कि ये भी बताइए कि आप प्रोफेशनली म्यूजिक के अलावा क्या करते हैं और म्यूजिक साथ साथ कब से? जी मैं बचपन से ही म्यूज़िक कर रहा हूँ, अच्छा और मेरे वालिद साहब भी बहुत अच्छा गाते हैं, अच्छा, गुड। मगर उन्होंने इसको बाय प्रोफेशन नहीं लिया। सही। मगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसे बाय प्रोफेशन लूँ, अच्छा, और मैं चाहता हूँ कि इसे आगे लेके जाऊँ, और अभी मेहनत कर रहा हूँ इस पर। और वैसे मैं सीजी आर्टिस्ट हूँ, कंप्यूटर ग्राफिकल आर्टिस्ट हूँ, ओके। जबरदस्त। और साथ में सिंगिंग भी कर रहा हूँ, और साथ में यानी आप बाय प्रोफेशन भी आर्टिस्ट हैं और आगे Artist ही हैं। हाँ आर्टिस्ट ही हैं। अच्छा, ये भी जो आपने खुद कहा कि आप इसको प्रोफेशनली आगे लेके जाना चाहते हैं, सीख रहे हैं आप किसी से म्यूजिक? जी मैं पहले सीख रहा था, ओके। तो बट उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैं साथ में जॉब भी कर रहा था, फिर मैं Okay. दोनों चीज़ों को टाइम दे नहीं पा रहा था। सही, बट ये है कि मेरा ये समझ ले कि सारा दिन घर पे रियाज होता है, ठीक है, और मैं अगर जब मैं रात को जाता हूँ तो घर पे ही रियाज होता है मेरा, ठीक अम्मी है। तंग नहीं आती? क्या हर रोज गाते रहते हो, चुप कर जाओ, ऐसा नहीं? एग्जैक्टली ऐसे ही है। मैं जब घर जाता हूँ और जब मैं गाता रहता हूँ ना मुसलसल, तो पक जाते हैं कि यार बस कर दो यार, अब बस कर दो, हैं? ऐसे तो फिर अब हम आपको नहीं कहेंगे क्योंकि अभी आपने हमें सुनाना शुरू नहीं किया। अब हम चाहेंगे कि आप अपनी आवाज़ का तारुफ करवाएं हमारे देखने वालों को। सुनाए कुछ हमें सुनाएं। थोड़ा सा। जी मैं सईदा सॉन्ग सुनाऊंगा, राहत फतेह अली खान साहब का। जी। रोम रोम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रैन हमारे, वाह, हमसे हमगी छिन गए, जब से देखे नैन तिहारे, सजदा तेरी काली आँखियों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे, वाह वाह, बहुत अच्छा। अब जान लुट जाए ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं, सजदा तेरा सजदा, दिन रैन करूं ना ही चैन करूं, रांझना नैनों के तीर चल गए, साजना सांसों से दिल सिल गए, ओ जरा अख से पिला दे बिन सजदा करूं, हो जरा ख्वाब सजा दे तेरा सजदा कर, हो जरा अख से पिला दे जरा ख्वाब सजा दे, तेरे अंग अंग रंग मेरा बोले, अब जान लुट जाए वाह वाह, ये जहां छूट जाए, संग
प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं सजदा। वाह 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 वाह, बहुत ही मुश्किल मेलोडी है भाई और बहुत ही खूबसूरत निभाया आला सुब, इतना मुश्किल गाना। और इन्होंने वो सलमान अली वर्जन ज़्यादा गाया है, सलमान की कई भी जगह बहुत अच्छी गई हैं भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लगा हमें। तो आप इसी जॉनर के गाने गाते हैं या जो मिल जाए या जिस पे दिल करे वो गा लेते हैं? अच्छा, मैं किसी टाइप का भी गा लेता हूँ, मतलब मुझे मुश्किल नहीं आती। गला तो आपको अलाउ कर रहा है, आपका गला तो इजाज़त दे रहा है कि गाओ और गाओ। जी, तो इसमें ये नहीं है कि मैं कोई किसी टाइप का गाना नहीं गाता, हर जॉनर का गाना मैं गाता हूँ। परफॉर्म किया लाइव कहीं पे, कॉन्सर्ट्स वगैरह किए अभी? अभी मतलब साथ चल रहा है, स्ट्रगल चल रही है। अभी कहीं मैं कॉन्सर्ट वगैरह पे परफॉर्म नहीं कर पा रहा। हाँ, मेरा लास्ट टाइम गाना आया था, चला मैं चला, तो सिंगल था? जी, मेरा गाना था, तो वो आया था, मगर अच्छा गया, लोगों ने पसंद भी किया बहुत ज़्यादा। और मगर ये है, अभी इसको मैं कॉन्सर्ट वगैरह पे नहीं अच्छा, कर रहा। सोशल मीडिया के ऊपर आप अपनी वीडियोस वगैरह डालते रहते हैं, रिस्पांस कैसा आता है लोगों का? बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। अभी मैंने ये लाहौर टीवी पे परफॉर्म किया, तो बट वहाँ पे मतलब ये है कि परफॉर्मेंस के बाद मैंने वो वीडियो अपने चैनल पे डाली थी, बट वो मतलब बहुत अच्छा रैंक अच्छा रिस्पांस मिला आपको? जी। तो कौन सी ऐसी पहली वीडियो या पहला गाना था जिसके बाद आपको लगा कि अब लोग मुझे एक्सेप्ट करें एज एन आर्टिस्ट और सोशल मीडिया पे पजीराई मिल रही है? चला मैं चला के बाद ही। चला में चला, थोड़ा सा सुनाइए हमें। प्यार था मेरे लिए, तू मेरा था ही नहीं, तू मेरा था ही नहीं, तू मेरा था ही नहीं। तेरा दिल छोड़ के, प्यार से मुंह मोड़ के, तुझसे रिश्ता तोड़ के मैं चला, ओ चला मैं चला, ओ चला मैं चला, ओ चला मैं तो चला मैं चला। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वेरी मेलोडियस, बहुत अच्छा गा रहे हैं माशाल्लाह। और आगे इरादे क्या हैं, आप क्या चाहते हैं आपके सिंगिंग करियर में? ऐसा क्या हो कि आपको आप कहेंगे कि वाह मज़ा आ गया? देखिए, मैं ये नहीं चाहता कि मतलब एक रात में ही हो जाए। स्ट्रगल के बाद स्ट्रगल क्यों करनी नहीं पड़ती है, स्ट्रगल तो करनी पड़ती है। अल्लाह चाहे तो कुछ भी हो सकता है। डेफिनेटली। हाँ बिल्कुल, मगर स्ट्रगल तो है इसमें लाजमी। अभी तो मैं अपने आप को कुछ नहीं समझता कि मैं अभी कुछ हूँ, अभी मैं ज़रा भी नहीं हूँ, क्योंकि अभी तो मैं सीखने के मराहिल में हूँ, कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह एक दिन अल्लाह ताला। हाउ ओल्ड आर यू बाय द वे? 23। यू क्वाइट यंग माशाल्लाह, पूरा करियर बड़ा। इंस्पायर्ड कैसे? अरिजीत सिंह से है ज़्यादा? आपकी आवाज़ में टोन तो बड़ी उस तरह की है और प्लेबैक टाइप का वोकल है आपका। मतलब मैं इसी टाइप के ही मतलब सिंगर्स को ज़्यादा सुनना पसंद करता कोई पाकिस्तानी आर्टिस्ट सिंगर जिसको आप बहुत ज़्यादा सुनते हो या जिससे बड़ी आपको इंस्पिरेशन मिलती हो? पाकिस्तानी सिंगर? जी जी, पाकिस्तानी सिंगर राहत फ़तेह अली खान साहब जो राहत हैं, फ़तेह अली खान उनको मैं सुनता हूँ ज़्यादा। ज़बरदस्त। तो कुछ और सुने? जी, कुछ सुनाए। मैं कदी आमिल सामल यार वे आपको सुनाना ज़रूर। चाहूँगा। जरूर जरूर। जी। साजन प्रीत लगा के वाह, दूर देश मत जाना, दूर बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। देश मत जाना, बसो हमारी नगरी में, मोहे सुंदर मुख दिखला जाए, मोहे सुंदर मुख दिखला जा, मोहे सुंदर मुख दिखला दिखला जा, हो कदिया मिल सांवल यार वे, हो कदिया मिल सांवल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू
चीख पुकार वे ओ कदिया मिल सांवल यार वे मेरी जिंदड़ी होई उदास वे मेरा सांवल आस न पास वे मेरी जिंदड़ी होई उदास वे मेरा सांवल आस न पास वे मुझे मिलना चारक हार वे मुझे मिलना चारक हार वे हो कदिया मिल सांवल यार वे सांवल यार वे वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई। एतजाज़ बहुत ज़बरदस्त गा रहे हैं आप माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा हमें सुन के। और बाज़ औक़ात को एक आध नोट ऊपर नीचे हो जाता है सिंगर के गाते हुए, तो ये इसे कहते हैं कि ये हुस्न है मौसीकी का, ये अदब है, ये मेयार है। लेकिन बहुत कमाल, इतने मुश्किल गाने बहुत अच्छा आप गा रहे हैं और बगैर सीखे, जिस तरह से आपने बताया कि खुद ही आप प्रैक्टिस करें। सो इट्स अमेजिंग। हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। जी, वेरी ब्राइट फ्यूचर, गाते रहिए और इनकरीब हो सकता है बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे हम इनको देखें। तारुफ हमने आपसे इनका कराया, पसंद आया तो ज़रूर इनको अप्रिशिएट की। सोशल मीडिया में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। अब हम कुछ सोशल मीडिया की बात करेंगे। वो कहते हैं ना कि ज़रूरत इजाद की माँ, ऐसी कहावत को बिल्कुल अगर आप सही तरीके से समझें तो ये समझ लिया है 17 साल उस्मान रफ़ीक ने। उन्होंने साबित किया है कि कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। अगर किसी काम को आप नीयत से करें तो उसका कोई ना कोई नतीजा ज़रूर निकलता है। उस्मान रफ़ीक ने जी 4 साल पहले इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट बनाया था और मुख्तलिफ बिजनेस आइडियाज़ की वीडियोस बनाकर अपलोड की थी, जिससे छोटे बिजनेस से पैसे कमाने के उन्होंने तरीके बताए थे और आवाम में बड़ी पॉपुलैरिटी भी इन्होंने हासिल की। और अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनके लाखों फॉलोअर्स भी हैं, इनको फॉलो भी कर रहे हैं। और ये नया बिजनेस किस तरह से उसका आइडिया देते हैं, किस तरह के बिजनेस हैं जो छोटे स्केल पर शुरू की जा सकते हैं और उससे आप पैसे अर्न कर सकते हैं। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग आइडिया है, लेकिन एट द सेम टाइम इट्स वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि हर रोज़ एक नया आइडिया देना लोगों और लोगों को वो पसंद आना, लोगों में पॉपुलर होना इटसेल्फ एक बहुत ज़बरदस्त सी बात है। तो इस वक्त उस्मान रफ़ीक हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम उस्मान, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक। उस्मान, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो आपने सोशल मीडिया पे बिजनेस आइडियाज़ देने का आइडिया सोचा था, ये कब सोचा था? ये आज से तकरीबन 2 साल पहले सोचा था। अच्छा। तो तब मैं छोटा था, मैं ये काम कर नहीं सकता था, तो मैंने इसे डिले कर दिया। अब मैं ज़रा इस काबिल हो गया कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो मैंने अब ये शुरू कर दिया। अब्बा के समोसा स्टॉल की क्या स्टोरी है भाई? वो बड़ी वायरल वीडियो हुई, लोगों ने बड़ा पसंद किया। कहने का मतलब ये है कि आप एक गरीब घर से थे, मुतवस्सित बैकग्राउंड से थे, लेकिन आपने फिर भी सोचा कि आप इतनी यंग एज में अपने अब्बा को सपोर्ट करें सोशल मीडिया के जरिए। तो ये कैसे शुरू हुआ? ऐसा क्या था जिसपे आपने कहा कि भाई ये इससे तो काम नहीं चलता, अब्बू को ज़रा ऑनलाइन के जरिए कुछ पैसे कमा के दे? तो शुरू से पहले व्लॉगिंग करते थे, फिर आस्ता आस्ता मैंने सोचा ज़रा अब्बू की दुकान की भी एक प्रॉपर वीडियो बनाते हैं। अच्छा। तो वो प्रॉपर काम किया, फ्लैगशिप आई, तो उनकी भी मैंने एक वीडियो बना दी, तो वो काफ़ी ज़्यादा वायरल चले। अब्बा ने नहीं कहा कि क्या फालतू काम? नहीं, अब उनको पता ही नहीं चला कि मैं कर क्या रहा हूँ। उनको जब वीडियो अपलोड हो गई, वायरल हो गई, तब उनको पता लगा। ओके, तो फिर अब जो इर्द गिर्द के दोस्त थे या मोहल्लेदार थे, उन्होंने बताया कि आपकी तो वीडियो आपके बेटे ने वायरल कर दी? जी, वही ज़्यादातर जाकर बताते थे, मैंने तो नहीं बताया। अच्छा, हर किसी का अपना जॉनरा है ना, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ वीडियोस बनाते हैं। आप पहले व्लॉगिंग कर रहे थे और आपने ये जो जॉनरा पकड़ा है बिजनेस आइडियाज़ बताने का, ये किसने आपको कहा कि ये वाले मशवरे दो लोगों को सस्ते बिजनेसेस करने के? ये आइडियाज़ आज से 2 साल पहले सोचा हुआ था, तो अब मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हासिल किया। लोग काम कर रहे हैं, ना काम हो जाते हैं, ना काम इस वजह से होते हैं, वो कोई भी काम शुरू करते हैं ना, या फास्ट फूड का जो वो शुरू कर लेते हैं ना, वो चलता इस वजह से नहीं है कि उनकी लोकेशन नहीं ठीक होती।
काम उनका प्रॉपर ठीक होता है। अच्छा। वो लोकेशन ही अपनी सही रखते। ज़्यादातर जो भी बंदा ये छोटा मोटा स्टॉल शुरू करे ना, उनकी ज़्यादातर कोशिश होनी चाहिए कि वो अपनी लोकेशन बाजार की अच्छी रखे। लोकेशन से क्या मुराद है? अच्छी लोकेशन जहाँ पर रश ज़्यादा हो। अगर आप खाने पीने की काम शुरू कर रहे हैं तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप किसी बाजार के अंदर लगाओ, क्योंकि अच्छा। इस तरह की चीज़ें बाजार के अंदर बहुत ज़्यादा बहुत सेल ज्यादा होती है। पॉपुलर ठीक होती है। है। अच्छा सॉरी, आप जो बिजनेस आइडियाज देते हो, अब ये आप खुद से सोचते हो, ऑब्जर्व करते हो, किस तरह से ये आइडियाज आप निकालते हो? क्योंकि छोटे स्केल के बिजनेस आइडियाज को देना और उनसे पैसे कमाना, लोग उसको पसंद करें, सिर्फ एक टास्क है। तो ये मैं भी सोचता रहता हूँ और दोस्त वगैरह भी पीछे बैठे हैं, वो भी आइडियाज़ देते रहते हैं कि आज इसके ऊपर सबसे वीडियो बनाओ। फजूल आइडिया आज तक किसने दिया जो आपने कहा यार ये आइडिया, ये क्या कह रहे हो? नहीं, किसी ने भी नहीं दिया आज सबसे तक। अच्छा आइडिया किसने दिया? सबसे अच्छा आइडियाज मेरे कज़न ने दिया वो था। क्या था? वो अब्बू की दुकान पर वीडियो बनाओ, अच्छा, तो उन्होंने दिया था। कजन ने कहा कंटेंट घर पड़ा हुआ है, तुम किधर घूम रहे हो? जी। और वो कंटेंट वायरल हो गया। जी। तो ये जो बिजनेस आइडियाज आप देते हैं, फीडबैक भी आता होगा, जी, लोग आता मैसेज है। भी करते हाँ होंगे, कोई जी। कामयाब भी हुआ इसमें कि यार उस्मान आपके मशवरे पे अमल किया, यार अब मेरी दुकान मेरा स्टॉल चल पड़ा? लोग एक है दो जिन्होंने मेरी वीडियो देख के बाइकिया स्टार्ट की ठीक थी, है। बाइकिया चलाना, तो वो अब डेली का 1500, 2000, 2500 कमा रहे हैं। तो ये तो आम चीज है, इसमें आपने क्या मशवरा दिया था जो उनके दिल को लग गया कि हमें ये करना तो चाहिए? वो उन्होंने हमसे पूछा था कि यार मैं कौन सा काम स्टार्ट करूं, तभी मैंने बिजनेस की वीडियो स्टार्ट ही की थी। तो मैंने उनको यही मशवरा दिया था कि आप बाइकिया स्टार्ट कर दो। तो उन्होंने बाइकिया चलाना शुरू की। अब वो डेली का अपना खर्चा निकाल कर 1500 बचत कर रहे हैं। ठीक है। और कम से कम कितने पैसों में, अगर कोई शख्स आपको देख रहा है, बेचारे के पास कुछ नहीं है, गरीब आदमी है, कम से कम कितने पैसों में अपना कारोबार शुरू कर सकता है? कम और से कौन कम सा कारोबार शुरू कर सकता 2000 रुपये में वो शुरू कर सकता है कबाड़ का काम। है? 2000 रुपए में कौन सा? कबाड़ का काम, जिसके लिए आपके पास 2000 रुपया पॉकेट में होना चाहिए और एक 300 रुपया रेडी का रेंट। 2300 रुपये में आप काम स्टार्ट कर सकते हैं और तकरीबन 8-9 घंटे गली के फेरे लगा के अपने इलाके की, तो आप कबाड़ इकट्ठा करके एक बड़ी दुकान में जाके अपना प्रॉफिट रख के उसे दे सकते हैं। और दिन में कितने पैसे कमा सकते हैं? दिन में उसमें इजीली 1500 रुपया अर्न हो जाता है। अच्छा, ये जो सब्जियों का, बर्फ का, इस तरह के आइडियाज देते हो, ये क्या ऑब्जर्व करते हो लोगों को? मतलब जो सब्जी इस तरह की लगानी चाहिए, इस तरह का होना चाहिए, या बर्फ के जो आप ब्लॉक्स के हवाले से आइडिया दे रहे थे, ये कहाँ से ये कहाँ आइडिया से आइडिया आया? ये आइडियाज़ बर्फ़ का और सब्जी का मेरा था। बाकी कई आइडियाज़ दोस्त बैठे हैं वो पीछे बताते रहते हैं कि यार आज इस पर वीडियो बना लो, तो मैं जाकर अच्छा, बना कबाड़ लेता का आइडिया इज नंबर 1, ब्रिलियंट आइडिया जो 2000 रुपए में और 300 में रेडी रेंट पे हूँ। लेंगे। रेडी रेंट पे रेडी आप रेंट पे अपनी भी 300 ले में सकते लें, हैं। 2000 में कबाड़ बड़ी दुकान पे बेच दें, प्रॉफिट रख के 1500 की दिहाड़ी है, 45,000 रुपए पर मंथ। वाह। इसके बाद दूसरा आइडिया, इसके बाद और भी दूसरा, पूछूंगा, 3 पूछूंगा। इसके बाद दूसरा आइडियाज़ था आम का, जो कि अब सीज़न चला गया। उसमें तकरीबन लोग अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, मतलब कि महीने का 90,000 कैसे तक क्या चले करें, आम जाते हैं। हाँ जी। अच्छा, लेकिन अब profit तो वो अच्छा था? सीज़न चला गया, उसमें प्रॉफिट ज़्यादा तीसरा था। आइडिया। तीसरा आइडिया उसके बाद आया था केले का। अच्छा, उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, और केला आजकल चल भी रहा है। ठीक है। उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तकरीबन 25 से 30,000 रुपया चाहिए, जिसमें आप माल खरीदेंगे। ठीक है। उसके बाद अच्छी लोकेशन रखकर आप अपना प्रॉफिट मंडी रखकर, जाएं, केले का एक पूरा वो जी, जी। खरीदें, सुजुकी वगैरह जो भी होती है, और जी, फिर जी। आके उसको बेच दें, जी। पैसे बचे। भाई जबरदस्त आइडियाज है आपके। आप खुद अब आगे क्या इरादे हैं? यूट्यूबिंग की करनी है या खुद कोई बिजनेस भी करोगे? बिजनेस करना लोगों को आगे। लगा रहे हो बिजनेस पे? नहीं, मैंने भी करना है बिजनेस। अब आहिस्ता आहिस्ता एक प्रोसीजर चल रहा है, इंशाल्लाह एकदम ही वो सामने आएगा। अच्छा। तो जी। घर वाले क्या कहते हैं कि लोगों को इतने आइडियाज देते हो, खुद भी किसी आइडिया पे काम करो? अब्बा कहते हैं कुछ? मैं अब्बू की दुकान पर ही होता हूँ ज़्यादातर, उधर अच्छा। उनकी हेल्प करवाता हूँ। हेल्प करवाते हो? और पढ़े हो, स्कूल जाते जी, हो? जी, कौन स्टडी सी करते क्लास में हो? हैं। मैंने अभी 2nd ईयर के पेपर दिए तो थे, रिजल्ट भी आ रहा है। उस्मान, बहुत से लोग जो बिजनेस नहीं करते ना, वो इसलिए नहीं करते कि उनके जहन में डर रहता है। डर रहता हम जैसे है। लोग भी डरते रहते हैं कि लॉस ना हो जाए, लॉस ना हो जी, जाए। जी। इस डर से कैसे बचें यार? इस आपकी डर research से क्या कहती है? एक बात मैं आपको कहना भूल गया, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, आपने एक बात अपने जहन में रखनी है कि इसमें लॉस होना ही होना है। अगर आपके बिजनेस में लॉस ना होना तो आपको बिजनेस करने का फायदा ही नहीं है। अच्छा, लॉस से ही बंदा सीखता है और आगे बढ़ता है। तो जब मैं पैसे में लूज कर दूंगा तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? मेरे पास 25,000 रुपए थे, उस्मान साहब के कहने पे मैं गया, मंडी से केले खरीदे लाया, वो बिक तो गए, लेकिन 5,000 लॉस हो गया, आधे खराब हो गए, फिर मैं क्या करूंगा? तो वो तो आपकी लोकेशन की भी गलती हो सकती है। अच्छा, काफी ज्यादा यानी कि उससे गलती जो learn लोग करें, करते हैं। उससे मायूस ना हो, उससे सीखे, सबक हाँ लें जी। और फिर दोबारा ट्राई करें। जी। तो वक्त भी चाहिए होता है, सब्र भी चाहिए बिजनेस वक्त भी चाहिए, सब्र
सब्र तो बहुत ज़रूरी है। अब आपके यूट्यूबिंग बिजनेस पे बिल्कुल एंड पे बात कर लेते हैं। जो आप यूट्यूबर के तौर पे काम कर रहे हैं, जाहिर बात है, जैसे आपने कहा अच्छे पैसे कमा लेते हैं। अब अब्बा के स्टॉल से ज़्यादा पैसे उस्मान साहब कमा रहे हैं? नहीं, अब्बा ज़्यादा कमा रहे हैं यूट्यूब से ज़्यादा। अच्छा, हाँ जी, आपके कम है लेकिन आप कमा रहे हैं। जी जी। तो आप आपके जैसा चैनल लोग और भी बना सकते हैं यूट्यूब के हवाले से? कोई मशवरा लोगों को दें यूट्यूब के हवाले से अगर आप यूट्यूब ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं या कोई भी आइडिया स्टार्ट करते हैं तो उसे जारी रखें। मतलब कि आप जो सा भी काम स्टार्ट करते हैं ना, एक मरतबा आपने ज़हन में रखना है कि यार मैंने 2 साल लगाने हैं, 2.5 साल लगाने हैं जी। अगर आप 2-3 महीने करके छोड़ देंगे तो आपका फ़ायदा नहीं है। तो हम आपके सामने 2 क्लाइंट्स बैठे हैं, आपके पास कंसल्टेंट के तौर पे आए हैं जी जी, कि हमें उस्मान आइडिया साहब, दें business हमें का। आइडिया दें। हम आपके सामने हैं, नजर आ रहे हैं आपको, हमें क्या आइडिया देंगे आप बिजनेस का? अकेले तो हम मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए थोड़ा, क्योंकि वक्त हमारा ऐसा, सुबह इधर आना होता है। कुछ और बताइए। तो आपको तो पार्ट टाइम आप बाइक क्या चला ले, उसमें ज़रा फ़ायदा है। कहीं भी नहीं आने लगे, कोई थोड़े ज़्यादा पैसे कमाने हैं मुझे, दिन के थोड़े 3000 से रुपए कमाने हैं। ज़्यादा पैसे तो आप सब्जी का ही आ रहा है ज़हन में, मतलब कुछ बेचें आप ये हाँ कह जी, रहे हैं। कुछ बस बेचें अपना पार्ट टाइम। छोटे स्केल पे शुरू करें, बट जी, लेट्स जी। स्टार्ट। भाई जबरदस्त। बड़ा टफ टाइम हमने दिया उस्मान को, जानबूझ के दिया। हमने देखा कि कितना दिमाग, इनका दिमाग बहुत चलता है, क्योंकि ऐसे ये कोई सवाल प्लान नहीं थे हमारे। हमने कहा सर उस्मान बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर बच्चे, और आप मेहनत करें, ये सबसे खूबसूरत बात है। कोशिश कर रहे हैं, ये उससे भी अच्छी बात है। आप अपने फॉलोअर्स को भी, जो कि बहुत ज़्यादा हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा लोग आपके यूट्यूब पे हैं, 60,000 से ज़्यादा इंस्टाग्राम पे हैं, हमारे इतने नहीं हैं। तो आप कुछ भी उनको कहना चाहें, या नए लोग जो आपको देख रहे हैं, कोई मैसेज पैगाम उनको देना चाहो ऑन दिस कैमरा? तो उनको यही कहना चाहूँगा, अगर आप बेरोज़गार बैठे हैं ना, तो बेरोज़गार ना बैठें, कोई बिजनेस स्टार्ट कर ले हल्का फुल्का, शायद वही बिजनेस आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ा आपने दे। जो पहला आइडिया दिया है ना, ये कबाड़ वाला, ब्रिलियंट आइडिया, वो और सबसे इससे अच्छा। कई और आइडियाज निकल सकते हैं। आप कबाड़ नहीं भी कर रहे, कोई भी प्रोडक्ट आप कर रहे हैं, उसको आप बेचना शुरू करते हैं तो कुछ ना कुछ आपके लिए हो जाता है, और हरकत में बरकत है, ये तो इस्लाम में भी है। उस्मान साहब बहुत थैंक यू शुक्रिया, वेरी मच, गुड आप लक तशरीफ लाए। उस्मान, बहुत शुक्रिया आप आए और आपने बड़े ज़बरदस्त आइडियाज़ दिए, और आप यूट्यूब पे इसी तरह से वीडियो आते रहे ताकि लोगों को हेल्प होती रहे। उस्मान हमारे साथ मौजूद थे, 17 साल के हैं जी, अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, मुख्तलिफ बिजनेस आइडियाज़ देते हैं स्मॉल स्केल। इनको आप फॉलो करें, ज़रूर आपको कोई आइडिया मिल सकता है अगर आप कुछ अर्न करना चाहते हैं। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी हिस्से हम सोच रहे थे कि हम आपकी डाइट के हवाले से थोड़ी बात कर लें। वैसे तो एक वो लोग होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगती है, और एक वो लोग होते हैं जिनको बिल्कुल भूख नहीं लगती। भूख एक फिक्री जो कह ले फितरी तकाजा है, और भूख ना लगना एक जिस्मानी आर्जा भी हो सकता है। बहुत से लोग भूख ना लगने को एक मामूली चीज़ समझते हैं और इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। भूख ना लगना किसी भी इंसान के लिए, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए, इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि भूख ना लगने से ऑब्वियसली आपकी जो फिजिकल नीड्स हैं, आपकी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं, वो पूरी नहीं हो पाती हैं, और बच्चे किसी तरह की बीमारी में भी मुब्तला हो सकते हैं। आज हम जानेंगे कि भूख क्यों नहीं लगती, ये मसला क्यों होता है लोगों को, और ऐसे बच्चों में ख़ास तौर पे जो रोज़ उनकी माएँ यही स्ट्रगल कर रही होती है कि हमारे बच्चे को भूख नहीं लगती है, वो कुछ खाता नहीं है, तो उसकी नशोनुमा कैसे होगी, उसकी फिजिकल हेल्थ कैसे बेहतर होगी, इसी पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ अनीसा सोहेल मौजूद हैं, उनसे हम राय लेते हैं और पूछते हैं कि वो क्या तफवीज़ कर सकती हैं हमें। सुबह बखैर अनीसा, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? सुबह बखैर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। भूख क्यों नहीं लगती बच्चों को, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं और इसका हल क्या है? अच्छा, इसकी वैसे तो 2-3 वजूहात हैं जो अमूमन मुझे अपनी प्रैक्टिस में देखने को मिलती हैं। सबसे पहले तो ये कि माएँ इतनी ज़्यादा ओवर कॉन्शियस हो जाती हैं बच्चों को लेके कि टू मच स्नैकिंग करवाती हैं। हर आधे घंटे बाद माएँ बच्चों को कुछ ना कुछ खिला रही होती हैं, और उनकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि जिस तरह नॉर्मल लोग खाना खाते हैं, बच्चे भी उसी तरह खाना खाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। बच्चों को इतना ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बच्चों का नेचुरली जो मैदे का साइज़ है वो उनके कद के हिसाब से छोटा ही होता है। तो एक तो ये कि माओं को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि उनको बच्चों को टू मच स्नैकिंग नहीं करानी। वो उनका पेट खाली होगा, उनको भूख लगेगी तो वो खाएंगे। अगर उनको भूख लगने ही नहीं दी जाएगी और हर थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ उनको दे दिया जाएगा तो उनको वो नहीं खाएंगे प्रॉपर्ली। एक तो ये रीजन है। दूसरी रीजन ये कि बच्चों की जो ईटिंग हैबिट्स हैं, जो ईटिंग प्रेफरेंसेस हैं, जो बचपन से उनकी बनी आ रही होती हैं, पीयर्स को देख के, पेरेंट्स को देख के, खाने के टेबल पे जो भी लोग बैठे हुए हैं उनके खानदान वाले, उनको देख के कि कौन कैसे खा रहा है, किस तरह कौन सी चीज खा रहा है, किस कलर की चीज खा रहा है, बच्चों की ईटिंग हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं। और अगर उनकी ईटिंग हैबिट इस तरह डेवलप हुई है कि वो नेचुरली कम खाते हैं, तो जिस तरह एक टर्म होती है, हम बोलते हैं कि मैदे का साइज सिकुड़ गया है, तो वो ऐसे हम रैंडमली नहीं बोलते, वो रियलिटी में भी ऐसा ही होता है। अगर
कम खाने की आदत होती है तो स्टमक का साइज थोड़ा होता है और नेचुरली फिर भूख भी कम लगती है। तो एक तो उनकी ईटिंग हैबिट्स और ईटिंग प्रेफरेंसेस एक रीजन हो सकती है। तीसरी रीजन इसकी ये हो सकती है कि बच्चों को कुछ ना कुछ डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। जैसे पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से स्टंटेड ग्रोथ होती है बच्चों की। ओवर 42% ऑफ पीपल चिल्ड्रन हैं वो स्टंटेड ग्रोथ का शिकार है, जिसका मतलब ये है कि उनके उम्र के हिसाब से उनका कद जो है वो सही तरह से बढ़ता नहीं है। तो इस तरह की विटामिन ए डेफिशिएंसी होती है, आयरन की डेफिशिएंसी बच्चों में बहुत कॉमन है। तो ये जो कुछ डेफिशिएंसीज होती हैं इनकी वजह से उनका एक रिजल्ट ये है कि वो एपेटाइट लॉस होता है। सही, ठीक हो गया। अनीसा भी आपने खुद भी कहा अब बच्चों के ईटिंग हैबिट्स या पैटर्न्स, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अब माएँ ऑब्वियसली रेडीमेड या प्रोसेस्ड फूड जिसकी हम बात करते हैं, जो ऑलरेडी फ्रोजन फूड है, लंच बॉक्सेस के अंदर दिए जाते हैं, घर पे उस तरह से बच्चे शौक से वो चीज़ें नहीं खाते। फास्ट फूड है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको लगता है ये भी एक रीज़न है कि बच्चों में भूख ना लगना और फिर उनको उसी चीज़ की क्रेविंग होना जो कि ऑब्वियसली उनके हेल्थ के लिए इतनी अच्छी नहीं है? बिल्कुल अमला, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि फास्ट फूड और ये जो सारे जंक फूड है या जो हाई शुगर हाई फ्रुक्टोज सिरप वाले बेवरेजेस हैं वो करते क्या हैं कि बच्चों में शुगर रश कॉज करते हैं। शुगर रश का मतलब ये है कि उन्होंने कोई मीठी चीज या इस तरह की बहुत हाईली प्रोसेस्ड अल्ट्रा प्रोसेस्ड चीज खाई और उनको एकदम से उनको सडन एनर्जी का स्पाइक मिलता है, जिसकी वजह से उनको सडन एनर्जी तो मिल जाती है, लेकिन वो एनर्जी जो है वो उनकी प्रोलॉन्ग नहीं करती पूरे दिन तक या आगे 3-4 घंटे तक। तो उससे एक तो उनको आदत हो जाती है, वो उनका ना सेट हो जाता है कि उनको वो जो हाई है, वो जो शुगर हाई है वो उनको बार बार चाहिए होता है। कि आपने देखा होगा कि अब तो बच्चों के लिए फास्ट फूड खाना और उसके लिए बाकायदा क्रेव करना और जिद करना बहुत कॉमन है। इनफैक्ट ऑटिज्म और ADHD बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन ये बच्चों में आजकल बहुत कॉमन बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं और इसका बहुत गहरा ताल्लुक है डाइट से और ईटिंग हैबिट से। तो आपका जो क्वेश्चन है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और ये GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स वगैरह के बारे में, इट्स वेरी रेलेवेंट और बच्चों को डेफिनेटली इससे अवॉइड करना चाहिए। कॉमन क्या क्वेरीज आती हैं आपके पास? मदर्स किस किस्म के सवालात लेकर आती हैं आजकल बच्चों के हवाले से? एक तो सवाल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, बल्कि कल ही मैं एक मदर से डिस्कस कर रही थी। शी सेड टू मी कि मेरा बच्चा खाता नहीं है। तो उनका जब मैंने पैटर्न वगैरह पूछा तो मुझे रिजल्ट यही मिला कि बच्चे को भूख लगने ही नहीं दी जाती, क्योंकि माँ जो है वो इतनी फिक्रमंद होती है कि हर आधे घंटे बाद उसको कुछ ना कुछ जा रहा होता है। दूसरी चीज ये कि बच्चों के ना उनको डायरिया और इस तरह के छोटे छोटे इन्फेक्शंस और एलर्जीज वगैरह बच्चों में बहुत कॉमन है आजकल के मौसम में। तो उसमें फिर ये होता है जी। अनीसा, मेरा सवाल इसमें ये भी है कि फिर हमें कैसे पता लगेगा? हम अमूमी तौर पे तो बच्चे की शक्ल देख के, अगर उसके आंखों के इर्द गिर्द हल्के बन रहे हैं, इस तरह से हम वीक हो रहा है तो हम कहेंगे कि भाई नहीं खा रहा या इसमें डेफिशिएंसी है। क्या कुछ मेडिकली प्रॉपर टेस्ट्स भी ऐसे रिकमेंडेड हैं कि अगर आपके बच्चे के अंदर आपने चेक करना है कि क्या कोई खुराक की डेफिशिएंसी तो नहीं है, तो आप वो करवा लें मेडिकली, ताकि आपको पता लग जाए? जरा इस हवाले से भी लोगों की रहनुमाई करें आप। बिल्कुल। अच्छा, बायोकेमिकल टेस्ट जो होते हैं वो वैसे तो बहुत सारे होते हैं। जैसे अगर विटामिन डी के टेस्ट है तो वो बड़ों के लिए बच्चों के लिए वो सेम ही होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी का टेस्ट। आयरन डेफिशिएंसी का टेस्ट है तो वो हेमोग्लोबिन टेस्ट बच्चों, ब्लड CP सेम होता है बड़ों बच्चों के लिए। लेकिन बच्चों में क्लिनिकल सिम्टम्स बहुत ज्यादा नुमायां होते हैं। उनके वीकनेस, उनका एपेटाइट लॉस, उनकी नींद पूरी नहीं होती, वो चिड़चिड़े होते हैं, वो अपने जो घर में सिबलिंग्स हैं या दोस्त वगैरह हैं उनसे सही तरह से वो नहीं करते, इंटरेक्ट नहीं करते। उनकी समाजी और नफ्सियाती नशोनुमा जो है वो अफेक्ट होती है, जिसको हम कॉग्निटिव या साइकोसोशल स्किल्स बोलते हैं। अगर बच्चों में डेफिशिएंसीज हैं तो ये बहुत हद तक इफेक्ट होती हैं। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया अनीसा आपका कि आपने बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हमें बताया कि बच्चों की जो ग़िज़ाई ज़रूरियात इनको कैसे पूरा किया जा सकता है। जिन बच्चों को भूख नहीं लगती आप उनके हवाले से भी। अनीसा, इन द एंड अगर आप हमें ये भी बता सकें कि बच्चों में जो मिल्क कंजम्पशन है, ऑब्वियसली आप दूध का इस्तेमाल, क्या ये एक प्रॉपर जो कह लें मील होता है बच्चों के लिए, या उनकी डाइटरी हैबिट्स के साथ इसको इंक्लूड करना बड़ा ज़रूरी है? अच्छा,
जो पहले 6 से 7 महीने हैं उस टाइम में तो हमने ब्रेस्ट फीडिंग का एक पहले भी शो किया था साथ में, और जो पहले 6-7 महीने हैं उनमें तो बच्चे के लिए दूध इम्पोर्टेंट है, माँ का दूध इम्पोर्टेंट है, उसी में से उसको सारी गजाई नशोनुमा मिल जाती है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा बच्चा बड़ा हो रहा होता है उसकी गजाई जो जरूरियात है वो इंक्रीज हो रही होती हैं, और माँ का दूध उसके लिए काफी नहीं होता, उसको साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करते हैं, यानी कुछ छोटा मोटा उनको स्नैक्स वगैरह देना शुरू करते हैं। तो उस पॉइंट पे जरूरी है कि बच्चों को सिर्फ दूध पे ना रखा जाए, उनको डिफरेंट टेस्ट उनके डेवलप किए जाएं, क्योंकि उस पॉइंट से पहले बच्चे को नहीं पता कि चीजें कैसे टेस्ट करनी है। वो पॉइंट है कि आप उसको गाइड कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। अनीसा, आपने हमें बहुत सारी मुफीद मालूमात दी। उम्मीद करते हैं कि बहुत सी माओं को खास तौर पर इससे बहुत हेल्प मिली होगी, कुछ सवालात के जवाबात आपको मिल गए होंगे। इससे पहले कि हम प्रोग्राम खत्म करें, द पाकिस्तान की टीम जो कि हैदराबाद में मौजूद है, उनके साथ एक प्रोमो शूट के कुछ विजुअल्स सामने आए हैं जिसमें हमें मुख्तलिफ हमारे स्टार प्लेयर्स इंक्लूडिंग बाबर आजम, इंक्लूडिंग मोहम्मद रिजवान, उसामा, सारे प्लेयर्स हमें आते नज़र आते हैं। नवाज़ को हम देख सकते हैं, उसामा मीर हैं, शादाब खान है, हसन अली जनरेटर भी यहाँ पे मौजूद हैं, और मुख्तलिफ किस्म के विजुअल्स के अंदर हमें एक्शन करते नज़र आते हैं। वी वांट मोर एक्शन ऑन द ग्राउंड फ्रॉम आवर प्लेयर्स, लेकिन यहाँ पे भी ये एक्शन करते नज़र आते हैं। एक थ्रिलिंग सा इवेंट है, इससे मुल्का, इससे जुड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्टिविटी है जो कि इस वक्त भारत से हम तक पहुँच रही है। उम्मीद करते हैं कि एक बहुत अच्छा बड़ा थ्रिलिंग टूर्नामेंट हो और पाकिस्तान के हक में इसके नताइज अच्छे हों। बहरहाल हमारे स्टार प्लेयर्स बड़े बिजी हैं, कभी हैदराबाद में बिरयानी खा रहे हैं, कभी एड शूट करा रहे हैं। हमारी बेस्ट विशेस हमारी टीम के साथ। ऐसी नोट के ऊपर प्रोग्राम हमने खत्म करना है। वी होप यू लाइक द शो। अगर अच्छा लगा तो कल दोबारा ट्यून इन कीजिएगा। अच्छा सा दिन गुजारिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।